हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेबर ऑन एचआरएम वन शॉट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम इस सुपर एनर्जेटिक सेशन में यूजीसी नेट पेपर की वन की सबसे लेंथी स्कोरिंग यूनिट कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। देखिए, बुक्स में ये यूनिट बहुत लेंथी दे रखी है और एग्जाम क्लियर करने के लिए अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा बुक का पढ़ो। तो मैंने क्या कर दिया, एक वन शॉट सेशन लेके आई हूँ जिसके अंदर आपका एशियन एजुकेशन से लेके पूरा एनईपी 2020 तक कवर है। तो देखो, आज हमने कवर क्या किया है। हमने पूरा एशियन एजुकेशन सिस्टम देखा, देन प्री इंडिपेंडेंस में कौन सा कोई भी टॉपिक आपका पीवाईक्यू के रिगार्डिंग एक भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। देन प्री इंडिपेंडेंस एरा, उसके बाद हमने टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी देखी, लर्निंग प्रोग्राम क्या है हमारे उस, और लास्ट में हमने एनईपी 20, और बाद में हमने सबसे लास्ट में हमने टेबुलर रिवीजन रखा है पूरा यूनिट 10 का। तो अगर आपने पूरा यूनिट 10 पढ़ा है, देन हम उसको विद इन 20 मिनट्स में रिवीजन करेंगे, ठीक है। देन एशियंट एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जो हमारा एशियंट मतलब जो हमारा पुराना रूटिंग है। तो पुराने टाइम पे एजुकेशन का जो मेन गोल था, सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता था, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे जॉब चाहिए। उनका जो मेन अल्टीमेट गोल क्या था, वो था उनका मोक्ष, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो हमारा एशियंट एजुकेशन का अगर वो पूछे एग्जाम में कि क्या है आपका, तो उनका था मोक्ष एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स एवरीथिंग, टोटल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। देन सिस्टम लर्निंग, वहाँ का कैसा सिस्टम लर्निंग था, तो वहाँ पे पेडागोगी यानी पढ़ाने के 3 स्टेप्स होते थे। तो पहला हमारा जो आता था वो आता था श्रवण। श्रवण मतलब लिसन टू अ गुरु स्पोकन वर्ड। जैसे मैं अगर आपको पढ़ाऊं तो आप सिर्फ मेरी बातों को ही सुन लो, ठीक है। देन इट्स कॉल्ड द श्रवण। देन मनन। मनन का कहते हैं ना, मनन का मतलब होता है जो आपने सुना है, जो आपके टीचर ने बोला, जो आपके गुरु ने बोला है, उसको प्रॉपर डीप रिफ्लेक्शन या उसका चिंतन करना, मतलब उसका मेडिटेशन टाइप का करना, ठीक है। उसको रिफ्लेक्ट थिंक डीपली, मतलब जो आपने सुना उसके बारे में सोचना। देन निध्यासन। निध्यासन में आखिर में उस नॉलेज को मेडिटेशन प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में अप्लाई करना। तो पहले क्या करा, गुरु की बात सुनी मतलब श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। देन मनन, मैंने उसके बारे में सोचना। देन निधिशन, मतलब उसके बारे के बाद में उसको रियल लाइफ में एप्लीकेबल करना, ठीक है। ये था हमारा। और याद रखिएगा, जो मीडियम में इंस्ट्रक्शन बोध क्या था, वो हमारा था संस्कृत, पाली एंड प्रकृति। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन अब क्रुशियल एजुकेशन सेरेमनी की बात करूं तो वहां पे क्या होता था कि वैदिक सिस्टम सेरेमनी होते थे। वैदिक सिस्टम में क्या होता था कि उपनयन एंड समावर्तना। उपनयन होता था इनिशियल सेरेमनी टू बिगन फॉरवर्ड, जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं वहां पे उसे उपनयन बोलते थे। तो आप ऐसे समझते थे ओरिएंटेशन जाता, तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जस्ट लाइक अ उपनयन। समावर्तना ये होती थी जस्ट लाइक अ फेयरवेल पार्टी, जो आज के टाइम पे फेयरवेल पार्टी होती है। ग्रेजुएशन सेरेमनी मार्किंग द एंड ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचर्य एंड रिटर्न टू सोसाइटी। जब वो अपना पूरा एजुकेशन खत्म कर देते ब्रह्मचर्य का, देन वो सोसाइटी में रिटर्न होते थे, तब उससे कर देते सामवर्तना, ठीक है। देन बुद्धिस्ट सिस्टम सेरेमनी की बात करूं, ये तो हमारा वैदिक था, उपनयन संवर्तना। देन बुद्धिस्ट सिस्टम की बात करूं तो था पबाजा। पबाजा होता है इनिशियल सेरेमनी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो जब आप प्राइमरी एजुकेशन में एंटर करते थे, जब ये होता था। और उपसंपदा होता था हायर ऑर्डिनेशन सेरेमनी, जो परमानेंट मोंक बन जाते हैं ना, जब भिक्षु बन जाते हैं परमानेंट, जब ये उपसंपदा होता था। देन हमारा विवेन एजुकेशन। विवेन एजुकेशन की बात हो, ब्राह्मवादिनी मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड सद्योवदरा मतलब अंटिल तक मैरिज तक रहता था। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एजुकेशन सेरेमनी होती। तो कभी वैदिक में पूछेगा, कभी बुद्धिस्ट में पूछेगा। देन कम टू द तक्षशिला। अब तक्षशिला अब आते हैं हमारे एशियन यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले सबके माइंड में एक ही नाम आता है, वो है तक्षशिला। ये दुनिया की सबसे पुरानी है, पहले तो इसे याद रखना। क्योंकि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी क्यों, क्योंकि 600 BC में आई थी। लेकिन यहाँ पे एनटी क्या करता है कि आपको ना एक ट्रैपिंग दे देता है। ट्रैपिंग कैसे देता है कि वो पूछेगा तक्षशिला में कोई फॉर्मल सिलेबस एग्जाम नहीं था और ना ही कोई डिग्री मिलती थी। तो प्लीज इसको माइंड में रखना, जो उसका फाइनल जो डिसीजन होता था वो गुरु का ही डिसीजन होता था। चाणक्य, पाणिनि, चरका जैसे स्कॉलर यहाँ के थे, ठीक है। तो यस, अब आपने देखा सिस्टम क्या था, कंप्लीटली ऑटोनोमस था, कोई भी सिलेबस नहीं था, कोई भी फॉर्मल एग्जाम नहीं था, टीचर आर सब पावर टीचर के हाथ में थी। ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है। प्लीज इसको पीवाईक्यू में बहुत पूछा जाता है। देन एडमिशन कहाँ पे, मिनिमम एज ऑफ 16 एंड स्टूडेंट पेड इन एडवांस डिड मैनुअल लेबर फॉर द टीचर, मतलब स्टूडेंट के एडवांस में पे करते थे या फिर टीचर के लिए काम करते थे, ठीक है। देन करिकुलर फोकस क्या था, प्राइमरी सेकुलर था,
टॉट 18 शिल्पा, मतलब आर्ट, मिलिट्री साइंस, लॉ और आयुर्वेदा, ये सारी चीजें हम पढ़ाते थे। एंड फेमस अलुमनाई कौन थे? चाणक्य, पाणिनि, चरका, जीविका। तो यस, वो कभी कभी पूछ रहे थे। तक्षशिला आपका क्लियर होता है। देन इसके बाद आते हैं हम नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है बिहार में, ठीक है। और ये जो महायान बुद्धिज्म का सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर थी, ठीक है। तो यहाँ पे कही कब थी हमारी? 5th सेंचुरी सी में थी, राजगढ़ बिहार में, फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता फर्स्ट। एकेडमिक फोकस इसका प्राइमरी गोल क्या था? सेंटर फॉर महायान बुद्धिज्म। ये सारे अट्रैक्ट स्कॉलर को अट्रैक्ट करती थी, चाइना, कोरिया, तिब्बत, जो कि आपको पता है ह्यून त्सांग जिसने बताया ना कि हमारे इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी, वो हमने इसी के आर्टिकल से पढ़ के पता चला है। देन इसका एडमिशन प्रोसेस क्या था? हैंडल बाय द द्वारपाला गेट कीपर, ओनली 20 to 30% पासिंग रेट होती थी और उसके बेसिस पे आपको एंट्री मिलती थी, ठीक है। ग्रेट लाइब्रेरी थी, धर्मगंजा बोलते हैं इसे। ये 3 मासिव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, रत्न सागरा, रत्नोधारी, रत्न अंजा का। इसको बंद कर दिया था, मतलब इसको जला दिया था बख्तियार खिलजी ने 1193 CE में। तो देखो हमारे पास कैसी कैसी इतनी, हमारे एशियन एजुकेशन भी हमारा कितना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो एक अलग बात है कि किसी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने इसमें क्या मेन याद रखना है? इसकी लाइब्रेरी याद रखना है, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आपको पढ़ना है। और कौन सी, अगर धर्मगंजा थी 3 बड़ी लाइब्रेरी, तो ये कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी थी, ठीक है। देन अब आते हैं हम वल्लभी यूनिवर्सिटी। जो ये यूनिवर्सिटी थी, ये हमारे सौराष्ट्र गुजरात में, और ये हमारा किसके द्वारा फाउंडेड थी? ये हमारी फाउंडेड थी मैत्रिका डायनेस्टी। तो नालंदा के बाद अब हमने वल्लभी यूनिवर्सिटी की में डायरेक्टली इसकी लोकेशन ही आती है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये गुजरात में। और इसकी रखने के बाद सौराष्ट्र गुजरात में थी, और इसका मैत्रिक डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया था। मतलब कौन इसका फाउंडर था? ये था। सबसे बड़ा P/Q अगर आपको डिफरेंस में ध्यान रखना है, तो जो नालंदा महायान बुद्धिज्म के लिए फेमस था, और वल्लभी किसके लिए थे? हिनायान बुद्धिज्म के लिए। प्लीज इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि 2 हमारे सेंटर होते हैं ना, महायान और हिनायान, तो ये हमारा हिनायान के लिए था। लेकिन सेकुलर डोमिनेंस, हाईली फेमस फॉर टीचिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे वृत्ता, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और आपकी जिसे हम नीति बोलते हैं। एंड आउटकम क्या है? ग्रेजुएट आर हेवली रिक्रूटेड बाय किंग फॉर हाई लेवल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन गवर्नमेंट पोस्ट। तो इस प्रैक्टिकल एजुकेशन का रिजल्ट ये था कि वल्लभी के जितने भी ग्रेजुएटेड को किंग डायरेक्टली क्या कर देता? हायर कर लेता, रिक्रूट कर देता। तो याद रहे, अगर P/Q में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग का कीवर्ड आए तो आप आन करके वल्लभी मार्क कर देना, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? विक्रमशिला उदांतपुरी, द मगध हब। आपको पता है कि ये हमारे बिहार बहुत एजुकेशन सिस्टम का हब होता था, लेकिन इसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? हमारे खिलजी ने कर दिया था। विक्रमशिला के बारे में आपको कितना पढ़ना है कि ये बिहार में, और ये किसके द्वारा फाउंडेड था? धर्मपाल के द्वारा फाउंडेड था। और फोकस किस पे था? वज्रायन बुद्धिज्म में। तो याद रखिएगा, हमारा अभी हमने क्या पढ़ी थी? नालंदा। नालंदा पे किस पे फोकस था? महायान बुद्धिज्म में, ठीक है। और हमारा जो वल्लभी है वो किस पे फोकस था? हमारा हिनायान पे। और देन विक्रमशिला हमारा है वज्रायन पे। अब आपको ये समझ में आई तीनों कंसेप्ट होते क्या हैं। तो देखो, जो महायान होता है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो फोकस था, वो किस पे फोकस करता है? वो बुद्धिज्म को भगवान मानते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा पे फोकस करते हैं। इसका मेन गोल है सबका भलाई करना। और सबसे बड़े सेंटर कौन सा था? नालंदा यूनिवर्सिटी, याद रखेगा, महायान का। देन हमने हिनायान पढ़ा था वल्लभी यूनिवर्सिटी में। ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रेट टीचर मानते हैं, महापुरुष मानते हैं हिनायान में। इनका फोकस किस पे? बल्कि इंडिविजुअल सैल्वेशन पे, मतलब खुद की मुक्ति पे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे होता है। और सबसे बड़ा सेंटर कहाँ था? हमारा वल्लभी ने। देन अब हम विक्रमशिला में आए यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे था वज्रायन, मतलब तंत्रिक वैकल्प। ये बुद्धिज्म की वो फॉर्म है जहां मंत्र, तंत्र, मैजिकल रिचुअल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि मोक्ष जल्दी से मिल सके। तो अगर आपको इन सब का डिफरेंस पता होना चाहिए पढ़ने से पहले, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है जो विक्रमशिला था वो वज्रायन पे था, और इसमें 6 द्वारपाल होते थे। जैसे हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में गेट कीपर होते थे, ऐसे इसमें 6 द्वारपाल होते थे जो एंट्री टेस्ट लेते थे। देन इसमें देखो एक डिफरेंस है, फॉर्मल डिग्री अवार्ड होती थी जिन्हें हम पंडित और महापंडित बोलते थे। लेकिन आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या थी? कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। वहां पे क्या था? बस गुरु ने जो डिसीजन ले लिया वही माना जाता था। अब हम आते हैं ओडांतापुरी। ओडांतापुरी में जो है हमारा, वो कौन था? ये भी हमारे बिहार में थी, ये उससे भी पुरानी थी, जिसे हमें गोपाल ने ही इसको फाउंड
फाउंड किया था, लेकिन ये विक्रमशिला बहुत फेमस थी इसलिए ये ओवरशैडो में आ गई। तो याद रखिएगा बोथ ओडांगपुरी एंड विक्रमशिला वर डिस्ट्रॉय इन बख्तियार खिलजी। देखो हमारा कितना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं ईस्टर्न हब, संपूर्णा, पुष्पागिरी एंड जगदला। अब देखो ये इंडिया के ईस्टर्न हब की तरफ, सबसे पहले संपूर्णा महाविहार की बात करूं तो याद रखिएगा इसको भी किसने किया, फाउंडेड बाय धर्मपाल। ठीक है, जो कि कहाँ पे, पहाड़पुर बांग्लादेश में इस टाइम। ठीक है, तो इसे सेट किया था। और इनकी सबसे यूनिक बात ये थी कि ये सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं बल्कि बुद्ध, जैन, सनातन स्कॉलर को एक साथ पढ़ाता। अभी हम सारा 3 में तो हम बुद्धिज्म पे ही फोकस थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, ये सबको पढ़ाता, जो हमारा संपूर्ण था। संपूर्ण में याद रखना सबको, बुद्ध, जैन, सनातन स्कॉलर एक साथ पढ़ते थे। देन अब आया हमारा पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कहाँ था, हमारा उड़ीसा में, जो कि आपका ललितगिरी और रत्नागिरी हिल में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये मेजर बुद्धिस्ट, ये भी बुद्धिस्ट सेंटर हैवली डॉक्यूमेंटेड बाई चाइनी ट्रेवल ह्यून सांग। तो आपको पता है इसी के बारे में, पुष्पगिरी के बारे में भी जो हमारा चाइन का, उसने इसके बारे में डिस्कस किया है। देन अब आते हैं हम जगदला। जगदला क्या है, एक आखिरी सेंटर था जो कि हमारा किसने किया था, किंग रामपाल 11th सेंचुरी में। ये लेटर सेंटर फॉर द वज्रायन बुद्धिज्म। मैंने आपको बताया ना वज्रायन बुद्धिज्म जो होता है, जो तंत्रिक उस चीज में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो जब नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था तो वहां के बचे हुए स्कॉलर अपनी जान बचा के कहाँ आ गए, जगदला यूनिवर्सिटी में आ चुके थे। और ये भी वज्रायन बुद्धिज्म का ही सेंटर था। ठीक है, तो देखो ये हमारे हो गए हब। देन स्पेशलाइजेशन, अगर सेंटर की बात करूं तो अब आते हैं उन सेंटर पे जो किसी ने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मास्टर किया हो, तो यहाँ से 100% मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है। तो सबसे पहले अगर मैं मिथिला की बात करूं, आपने एक चीज गौर करी होगी कि ज्यादातर हमारे बिहार में ही है हाईएस्ट वाला एशियन। तो मिथिला का क्या है, नॉर्थ बिहार में। तो नॉर्थ ये किस चीज पे अनडिस्प्यूटेड सेंटर था, न्याय और तर्क शास्त्र पे, न्याय मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस पे और लॉजिक पे था। ठीक है, यहाँ पे हमारी एशियन इंडिया को सबसे लेजेंडरी फीमेल फिलोसफर जो गार्गी और मैत्री इसी मिथिला से पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे, न्याय और तर्कशास्त्र की करना तो मिथिला में। देन उज्जैन जो था हमारा वो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में द एब्सोल्यूट सेंटर फॉर ऑटोनॉमी एंड मैथमेटिक्स इक्विप्ड विद द मेजर ऑब्जर्वेटर होम टू ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य। तो अगर आप बात करो कि सुप्रीम जो मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का जो सुप्रीम सेंटर पूछा जाए तो आंसर आपका क्या रहना चाहिए, उज्जैन रहना चाहिए। यहाँ एक प्रॉपर्ली इक्विड ऑब्जर्वेशन थी, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे महान मैथमेटिशियन यहाँ की पढ़ाई करते थे। देन फिर आते हैं हम नदिया, या यू कैन से नवद्वीपा, जो कि बंगाल में है। ये ट्रेड और कॉमर्स के साथ, तो अगर आपको कोई स्पेशलाइज करना हो, न्याय करना हो तो मिथिला है, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमिक बनाओ तो उज्जैन है, और नदिया में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स का है। ठीक है, साथ साथ लॉजिक का एक न्याय एडवांस स्कूल के लिए फेमस था, जैसे न्याय कहा जाता था। ठीक है, तो प्लीज ये हमारे स्पेशलाइज्ड सेंटर थे। अब क्या बोल रहे हैं, अब आपको पता है एंटी फ्रीक्वेंट एशियन एग्जामिनर सिस्टम को कंपेयर करने के लिए आपको कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा। इनके 3 रूल आपको माइंड में रखने हैं, है ना, जो कि मैं बताती हूँ। देखो यहाँ तक्षशिला है, नो याद रखिए, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होता। देखो मैं भी अभी क्या, आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैं क्या कर रही हूँ, रिवीजन साथ ही साथ कराती जा रही हूँ। कोई भी फॉर्मल एग्जाम नहीं था, गुरु डिसाइड करता था स्टूडेंट रेडी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए या नहीं। विक्रमशिला निलांद ओरल डिबेट फॉर्मेट होती थी, देन स्टूडेंट हैड टू डिबेट द द्वारपाला, जो मैंने आपको बताया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें पास होना पड़ता है विक्रमशिला और नालंदा में, याद रखिएगा। और हमारी जो मिथिला सलाखा परीक्षा जो ये थी, ये अल्टीमेट ग्रेजुएशन टेस्ट था, जिसमें आपको needle was pierced through the closed manuscript. The student had to recite, explain the exact page where the needle is stopped. तो देखो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर अब मिथिला का समझ में आ गया ना, ये हाईएस्ट और सबसे ब्रिचुअल लेवल ग्रेजुएशन टेस्ट था। यहाँ पे बुक्स के आर पार एक नीडल चुभई जाती थी, जिससे एग्जैक्ट पेज पर रुकती थी। स्टूडेंट को वो पूरा पेज उसके एग्जैक्ट मीनिंग बराबर सुनाना पड़ता था। सोचिए किस लेवल का फोकस चाहिए होगा। आप लोग अभी समझते हो ना, टफ एग्जाम, एशियन एजुकेशन के टाइम पे भी बहुत टफ एग्जाम थे। देन एशियंट में टेक्स्ट में मेंशन द फॉलोइंग कैसे पूछ सकता है आपसे, कैसे पूछ सकता है कि वो अगर आपसे पूछे कि एजुकेशन के टॉपिक को आपको 6 एशियन टेक्स्ट पता होने चाहिए, इन्हें ये बार बार पूछे जाते हैं। पहला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने दिया था, याद रखिएगा पाणिनि ने किया था। ये हमारा फाउंडेशन ऑफ संस्कृत ग्रामर है। तो पाणिनि किसके फाउंडेशन है, संस्कृत ग्रामर। अर्थशास्त्र किसके द्वारा, चाणक्य, जो कि इकोनॉमिक्स, स्टेट क्राफ्ट एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, जो कि
इसमें होता था। देन चरक संहिता, चरक संहिता किसने थी? ये भी चरक ने लिखी थी। इंटरनल मेडिसिन या आयुर्वेद का कोर टेक्स्ट है, ठीक है। देन हमारा है सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता क्या है? जब हम एशियन सर्जरी की बात करें, एशियन प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, तो ये हमारा, प्लीज इनको अच्छे से याद करना। आज तो दवाई पाणिनि ने संस्कृत है, पाणिनि मतलब संस्कृत, चाणक्य मतलब इकोनॉमी, चरका मतलब आपका मेडिसिन, देन सुश्रुता मतलब सर्जरी, देन आर्यभट्ट, भाई आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी जिसने जीरो का कंसेप्ट दिया था, और देन सूर्य सिद्धांता। सूर्य सिद्धांता क्या थी? एक और एशियन टेक्स्ट जिसमें उज्जैन में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता था, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे था, ठीक है। अब हमारा ये पूरा एशियन एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया। अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया। अब देखो ये क्यों पढ़ा रही होगी, वो एग्जाम में पूछता है, भले आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले चार्टर एक्ट आया, टर्निंग पॉइंट। आपको याद है, दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेयर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलोकेटेड 1 लाख रुपीज एनुअली फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड साइंस इन इंडिया। तो यस, ये हमारा फर्स्ट ऐसा ऑफिशियल था। देखो उस टाइम पे आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का राज था। ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश एरा में कौन कौन से हमारे एजुकेशन सिस्टम आए, तो हम इसे क्रोनोलॉजिकल फ्रेम में याद करते हैं। तो चार्टर एक्ट क्या था? आपको पता है कि ये इसी एजुकेशन साइंस के प्रमोशन के लिए वो एनुअली 1 लाख रुपए का स्पॉन्सर देता था, या ये कह सकते हो अलोकेटेड करता था। लेकिन पैसे को खर्च कैसे किया जाए, किस मास में, वो उस पर बहुत ज्यादा डिबेटेबल रहता था, ठीक है। तो यस, कन्फ्लिक्ट तो रहता था। उसने प्रमोशन के लिए दिया कि यस आप इंडिया वालों पढ़ाओ, अपने सिस्टम को करो। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी मोटिव वर टू अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू एंटर इंडिया एंड प्रमोट वेस्टर्न साइंस। तो उसका प्राइमरी मोटिव क्या था? कि वो जो क्रिश्चियन मिशनरी है ना, उनको वो हमारे इंडिया में आए और प्रमोट करे वेस्टर्न साइंस को, इसलिए ये इसने किया था। कन्फ्लिक्ट क्या था? एंजलिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। दे ट्रिगर बाय मासिव 20-year डिबेट ओवर हाउ मनी शुड बी स्पेंड। मतलब ये जो 1 लाख रुपए का ही कन्फ्लिक्ट रहता था कि कब कैसे मनी स्पेंड करना चाहिए, वेदर द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न एजुकेशन इज इंग्लिश। तो आपको पता है इसका ये था, क्रिश्चियन मिशनरी पे फोकस था। देन अब आते हैं मैक्लो मिनट, याद रखिए 1813 में आए। देन मैक्लो मिनट जो हमारा था वो 1835 में आया, जो इंग्लिश को फोकस किया था। 1835 में एंट्री होती है लॉर्ड मैकले, जिसने डिबेट को अग्रेसिवली खत्म कर दिया। उसने डिक्लेयर किया कि मीडियम का जो इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश ही हुआ। अभी वहां पर डिबेट हो रही थी कि पैसा कहाँ पे करना है, ट्रेडिशनल पे करना है या इंग्लिश पे करना है। मैक्लो ने कहा नहीं, हम इंग्लिश मीडियम पे ही करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन को हायर नॉलेज देना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को क्लर्क मैन्युफैक्चरिंग कराना था, क्योंकि देखो इंग्लिश सीखेंगे तो वो उसको अंडरस्टैंडिंग होगा। तो याद रखिएगा, मैक्लोडी ओपन सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। हिज सोल ऑब्जेक्ट वाज मैन्युफैक्चरिंग चीफ क्लर्क इंडियन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। मतलब वो देखने में तो इंडियन लग रहे हैं, पर उनका जो जवाब वो है पूरा इन्फ्लुएंस कैसा है? इंग्लिश का। तो कभी कभी ये फ्रेजेस पूछ रहा था कि कौन से हमारे उसमें इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। तो ये याद रखिएगा, मैक्लो ने, उसने हर तरीके से, कहते ना कि आप पूरा मतलब वेस्टर्न ही है, बस वो इन लोगों को एजुकेशन दिया और वो उन्होंने वहां पे क्लर्क वगैरह की जॉब दी, ठीक है। देन एंड ये सबसे हैवी पीवाई की टारगेट इस टाइप पे क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ब्रिटिश ये सोचता था कि अगर सपोज करो कि जो अपर क्लास इंडियन को इंग्लिश में एजुकेट करेंगे तो उनसे क्या होगा? नॉलेज नेचुरली फिल्टर होकर लोअर क्लास तक पहुंच जाएगी। लेकिन रियलिटी में ये थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई थी। इसमें रिच और पुअर का गैप और बढ़ा दिया। देखो वो ये सोच रहा था कि जो अगर हमारे टॉप रिचेस्ट पीपल है उनको हम एजुकेशन देंगे तो नीचे नीचे पूरे तक फैल जाएगी। लेकिन रियलिटी ये थी कि जितने आपको एजुकेशन दिए वो ऑल रिच हो गए और नीचे वाले हमारे बेचारे पुअर रह गए। तो ये थी फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में फिल्ट्रेशन थ्योरी थी। देन अब आता है वुड डिस्पैच थ्योरी, जो मैग्ना कार्टा 1854 में आया था। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी रिपोर्ट थी वो कौन सी? वुड डिस्पैच। इसमें बार बार वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडियन कहता है, एनटीआर पूछता है। तो इसे जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी ना, जो ऊपर से आप पढ़ाओगे तो सबको आएगा, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वुड डिस्पैच, ठीक है। इसको पढ़ना है। और ये किसने दी? सर चार्ल्स वुड ने दी थी, उसी के नाम पर पढ़े थे। इन्हें क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी? रिजेक्ट कर दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। स्टेब्लिश्ड ए क्लियर हायरार्की, इन्हें एक क्लियर हायरार्की दिया था, जो उन्होंने बोला कि वर्नाकुलर मदर टंग इज द प्राइमरी लैंग्वेज, जो आपकी मदर टंग है वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज
होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने पहली 3 और इसी के बेसिस पर हमारी 3 यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई थी। देन एंग्लो वेनकुलर इज द हाई स्कूल लेवल एंड इंग्लिश इज द यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये बोला कि यस हमारा पहले जो प्राइमरी के लिए हमारे मदर टंग होनी चाहिए, देन हमारा एंग्लो वेनकुलर एट द हाई लेवल होना चाहिए, इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी लेवल पर होना चाहिए। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन एवरी प्रोविंस ने क्रिएट किया था। इन्हीं की रिकमेंडेशन में हमारी 3 यूनिवर्सिटी आई थी। 1857 में याद रखिएगा, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। प्लीज इन्हें जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के उसके बेसिस पे उसके बाद यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी। तो अगर आपसे पूछे गए तो आप कैसे याद रखते हो, BCN 3 यूनिवर्सिटी है बोर्ड डिस्पैच के अंदर। अब हम आते हैं हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन क्या है, जैसे 1882 में हंटर कमीशन आया, जहां पे इसने किसके द्वारा अपॉइंटेड था, लॉर्ड रिपन, चेयरमैन WW हंटर इसके चेयरमैन थे। उन्होंने प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सिंस वुड डिस्पैच, जब वुड डिस्पैच आया था वहां से ये क्या कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे। तो इनका प्राइमरी फोकस क्या था कि यहाँ से एग्जाम हंटर कमीशन प्राइमरी फोकस वाज स्ट्रिक्टली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन नॉट ए यूनिवर्सिटी। उन्होंने बोला कि हमारा जो फोकस है वो हमारा अभी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे रहना चाहिए। वोकेशनल शिफ्ट इट रिकमेंडेड स्प्लिटिंग हाई स्कूल एजुकेशन इन 2 स्ट्रीम। उन्होंने क्या किया, जो हाई स्कूल एजुकेशन था उसको 2 स्ट्रीम में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और उसमें कौन कौन से में, लिटरेरी लीडिंग टू द यूनिवर्सिटी, वन वोकेशनल, कॉमर्स, बिजनेस करियर, ठीक है। एक जो आपका यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को जाना है और दूसरा उनको कॉमर्स या बिजनेस करियर के लिए जाना है। देन इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ की बात करूं मैं तो याद रखिएगा, जो ये स्टेब्लिशमेंट और जब यहाँ पे आई थी पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई थी हंटर कमीशन के बाद, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो अब फिर आया हमारा कर्जन और रिलाई कमीशन। ये क्या था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये अपॉइंट हुआ था। लॉर्ड कर्जन बिलीव करते थे जो इंडियन यूनिवर्सिटी है हैड बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी नेशनलिटी, ही वांटेड अब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर देम। उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी हैं तो उनको यूनिवर्सिटी के रिवॉल्यूशन निकल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो लोग अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था ताकि यूनिवर्सिटी पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वीटो लगाया जा सके, मतलब कंट्रोल किया जा सके। और नेशनलिस्ट लीडर ने इसका बहुत विरोध किया था, मतलब बहुत अगेंस्ट में गए थे। तो इसलिए ये हमारा जो अभी आपको पता है ना कि रेली कमीशन अपॉइंटेड सर थॉमस जो इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, प्लीज पढ़ लेना। बेस्ड ऑन कमीशन स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वेट ओवर द यूनिवर्सिटी बैकलेस, इससे क्या होगा, जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया। देन सडलर कमीशन। सडलर कमीशन आप इसे कहते हैं कि याद रखिएगा, जो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रक्चर सेव करने में सडलर कमीशन का बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट है इसका। ये कमीशन ऑलरेडी कहाँ से था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए बना था, लेकिन इसने इंटरमीडिएट बोर्ड यानी 12th क्लास या डिग्री कॉलेज को अलग करने का आइडिया देता है। इन्होंने मॉडल रखा था 10+2+3 सिस्टम का फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट। तो याद रखिएगा ओरिजिनली किसके लिए था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये नेशन वाइड हुआ था। इन्होंने बोला कि हमें ना सबको सेपरेट रखना चाहिए, सेपरेशन रखना है, 12th ग्रेड अलग होना चाहिए फ्रॉम डिग्री, तो 10+2+3, ठीक है। तो ये क्रिएशन इंटरमीडिएट बोर्ड का था, यही हमारा फाउंडेशन ब्लूप्रिंट है, अभी तक रहा है, अब तो NEP आ गई, ठीक है। वाइस चांसलर अगर मैं बात करूं तो रिकमेंडेड अपॉइंटिंग अ फुल टाइम सैलरी वाइस चांसलर फॉर एवरी यूनिवर्सिटी इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बोला कि सबके लिए हमारा वाइस चांसलर होना चाहिए। और न्यू यूनिवर्सिटी इसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी, मैसूर, पटना, BHU, AMU और ढाका में, ठीक है। देन हम बात करें वर्धा स्कीम। अगर वर्धा स्कीम की बात करें, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो कि 1937 में आया था, इसमें महात्मा गांधी ने इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया था और इसे नई तालीम के नाम से जाना जाते हैं। तो प्रपोज बाई महात्मा गांधी बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश इन न्यूज़पेपर हरिजन। तो जो हमारा उनका जो न्यूज़पेपर था हरिजन उसमें निकला था। ये कमिटी क्या है, इस सिलेबस ड्राफ्ट किया था किसने, डॉक्टर जाकिर कमिटी ने, ये पूरा सिलेबस, ठीक है। देन कोर कंसेप्ट क्या था, इससे हम नई तालीम, नई एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन थे। इसके मतलब इसके उसके करैक्टरिस्टिक क्या थे, नेचर्स क्या थे इस वर्धा स्कीम के, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज 70 to 14, सबको 7 से 14 साल तक फ्री करना है। देन उसके बाद हमारा mother tongue must be medium of instruction. Then education must be center for productive manual craft like spinning, weaving, spinning. Student become self-reliant and school of self-funding. तो ये वर्धा स्कीम आए तो हमारा पहले ऐसे हैं जो गांधी जी ने प्रपोज किया, उसके अलावा तो सारे हमारे पूरे हमारे ब्रिटिश वाले ही थे।
अब देखो, अगर आपको कीवर्ड की बेसिस पर रिवीजन करना तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट आया 1813 में। देन 1 लाख रुपीज स्टार्टेड एंग्लियस्ट वर्सेस ओरिएंटल डिबेट, मतलब अंग्रेजी या करना है पुराना करना है। देन हमारा 1831 में मैक्रो मिनट आया, इसने इंग्लिश को ध्यान दिया और इसने फ्लोटेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। देन 1854 में हमारा वोट डिस्पैच आया, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन देख रहा था, इसी के कारण हमारा कोलकाता, बम्बई, मद्रास यूनिवर्सिटी आई। देन 1882 में हमारा हंटर कमीशन आया। देन इसने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन फोकस किया था और उन्होंने बोला जो वोकेशनल लिटरेरी स्ट्रीम है उनको हमने सेपरेट कर लिया। देन 1902 में रेले कमीशन आया, जो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए, जिसके कारण हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना 1904 में, ठीक है, कर्जन ने बनाया। 1970 में सेडर कमीशन आया, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रिव्यू किया था। देन इसने ब्लूप्रिंट दिया था 10+2+3 का। देन वर्धा स्कीम आई थी, न्यू तालीम है, बेसिक एजुकेशन है, जो गांधी ने कंसेप्ट दिया था। उन्होंने ये मदर टंग पर फोकस किया था, क्राफ्ट बेस्ड स्किल पर फोकस किया था। अब आपका क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, जितना भी ब्रिटिश था। अब हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। राधा कृष्ण कमीशन की बात करूं तो याद रखिएगा, वर्किंग डे मैंडेट किया, रिकमेंडेड है स्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ 180 डे वर्किंग डे इन यूनिवर्सिटी ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको एक साल के अंदर आपको कम से कम 80 दिन काम करना पड़ेगा। पहला तो ये, तो ये हमारा जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद ये पहला खुद का एजुकेशन फ्रेमवर्क बना, जिसे राधा कृष्ण बोलते हैं। 1948 to 1949 वो कभी पूछ लेता है, आप सारा वो सिस्टमेटिकली दे देगा, राधा कृष्ण, मुडलेयर, कोठारी कमीशन, फिर आपको सिस्टमेटिकली बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने यूनिवर्सिटी टीचर को 4 टायर में कैटेगराइज किया था, याद हो आपको कैसे, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चर और इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना कि यूनिवर्सिटी टीचर 4 में। देन कंस्टिट्यूशन शिफ्ट किया, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड किया एजुकेशन ऑन द करंट लिस्ट। आपको पता है हमारा जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में, जो कि 1976 47 मतलब सेकेंड अमेंडमेंट में आया था, जिसे हम मिनी कंस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल और स्टेट मिलके एजुकेशन पे काम करेंगे, ठीक है। देन हमारा आया रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन क्या, रूरल हायर एजुकेशन पे भी इन्होंने क्या किया, एक प्रपोज किया नेटवर्क ऑफ रूरल कॉलेज का सराउंडिंग अ सेंट्रल रूरल यूनिवर्सिटी, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसको और अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, रूरल यूनिवर्सिटी का भी कंसेप्ट किया। देन कोठारी कमीशन 1964 to 90। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, याद रखेगा, अभी हमने राधा के बाद क्या आया, कोठारी, ये आप सिस्टमेटिकली में याद कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है कोठारी कमीशन, और इसको तो आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बताइए। इन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आइडिया दिए थे, जैसे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, रिकमेंडेड इस्टेब्लिशिंग नेबरहुड स्कूल वर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल सोशल क्लास स्टडी टुगेदर, ब्रिज द रिच पुअर डिवाइड। उन्होंने बोला कि सारे जितने भी हैं सब एक ही साथ, सबका स्कूल कॉमन होगा, ठीक है। पहला रिकमेंडेशन ये था, किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हों वो साथ में पढ़ें, जिससे कि जो हमारा रिच और पुअर का जो गैप है वो उन्हें फील ना हो। और ये पहली कमीशन है जिसने स्ट्रांगली डिमांड किया था कि जो हमारा जीडीपी का 6% एजुकेशन पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक और इनका था मोरल वैल्यू एजुकेशन, इन्फेसाइज कहते हैं यूनिवर्सिटी को मस्ट मेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू एंड मोरल एजुकेशन अलोंगसाइड द अकेडमिक। 6% जीडीपी, फर्स्ट कमीशन टू कैलकुलेट demand that 6% of national GDP income be strictly locked by education development. Then post graduation focus, post graduation focus क्या है, इन्होंने रिकमेंडेड किया था क्या, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी। यस, जो इन्हीं की रिकमेंडेशन थी इसकी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च कोर्सेज को आगे एक्सटेंड करने की, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे जो पॉलिसी एजुकेशन थी 1968, याद रखिएगा फर्स्ट है, ठीक है। देन अब आप एनईपी 22 आ गई, मतलब हमारे पास 3 पॉलिसी आ गई है। जो एनईपी 22 है 2020 है उसको मैंने बहुत डिटेल में किया है, लेकिन अभी हम नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लूप्रिंट थी जो इंदिरा गांधी के एरा में आई थी। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पहली नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बनाई थी। इसमें पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है। अब यार वो पूछेगा फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसके बेसिस पर आई, तो आपका आंसर होना चाहिए कोठारी कमीशन, ठीक है। उसने सबको मैंडेट कर दिया 10+2+3 स्ट्रक्चर डिवाइड कर दिया, पूरी और सारे स्टेट सिस्टम से सबको रिप्लेस करके एक जैसा ले दिया, ठीक है, ऑफिशियली मैंडेट कर दिया। और दूसरा है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्थ साउथ डिवाइडेड, रिक्वायरिंग उन्होंने बोला टीचिंग हिंदी, इंग्लिश और 1 रीजनल लैंग्वेज। हार्श रियलिटी इट वाज पुअरली इंप्लीमेंटेड इन स्पेशली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, मतलब इतना नहीं था, इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर था, लेकिन उन्होंने 3 लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया। तो जो हमारा फर्स्ट
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। फंडिंग टारगेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉलिसी जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 6% ऑफ नेशनल जीडीपी स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो अब वहां पे कहते हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोठारी कमीशन ने जो आइडिया दिया था उसी के बेसिस पे इन्होंने पूरा अपना टारगेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देन हम पढ़ते सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमारी राजीव गांधी की एरा में आई थी, जो हमारी 1986 की पॉलिसी की कोर फिलोसफी एकेडमिक लर्निंग शिफ्ट से होकर अब कहाँ गया, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। तो यार ये सिस्टम प्योरली हमारा कहाँ आ गया कि अब हमें एजुकेशन में सबको इक्वली एजुकेशन देनी है। फोकस हैवली ऑन ब्रिज गैप फॉर विमेन SC ST कम्युनिटी। याद रखिएगा जो गैप था हमारा ST ST कम्युनिकेशन, इसमें इसने बहुत ज्यादा फोकस किया था। यहाँ आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेगा और ध्यान से इसे पढ़ना। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, हर प्राइमरी स्कूल में मिनिमम फैसिलिटी 2 रूम्स, टॉय, बोर्ड और 2 टीचर्स प्रोवाइड करने का मासिव स्कीम थी। मतलब इतना तो होना चाहिए, इन्होंने बोला। देन पेज सेटिंग स्कूल्स। आपको पता है नवोदय जो विद्यालय है वो भी हमारा इसी की देन है, मतलब मैं भी उसके एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कितना अच्छा किया था। जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो जिनके पास टैलेंट है लेकिन वो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, एक रेजिडेंटल फ्री स्कूल फॉर गिफ्टेड रूरल चिल्ड्रन, ठीक है। ये सक्सेसफुल है, आपको पता है आज की डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। क्रिएट इलाइट टायर विद इन द गवर्नमेंट स्कूल वाइल रेगुलर स्टेट स्कूल डिके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत, और इसमें से बच्चे बहुत जगह बहुत अच्छा करते हैं। तो यस, पेज सेटिंग स्कूल, नवोदय विद्यालय भी इन्होंने दिया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया, और हमारा डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम द जॉब। और एक बहुत रेडिकल आइडिया देते जिन्होंने कहा गया कि क्लरिकल और गवर्नमेंट की जॉब के लिए फॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री मैंडेटरी नहीं है, ताकि यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा जो बर्डन है, जो लोग उसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सके यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि सब लोग कोई सी भी छोटी सी भी जॉब लेनी पड़ी है वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिग्री को जॉब से डिलिंक कर दिया, ठीक है। देन हमारा उसके बाद इसमें आया ऑटोनमस कॉलेज। ऑटोनमस ये पॉलिसी ने क्या किया, हाई परफॉर्मिंग कॉलेज को स्लो स्टेट यूनिवर्सिटी की ब्यूरोक्रेसी से आजाद किया। क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या होता है, यूनिवर्सिटी से ही कॉलेज हमारे अफिलिएट होते थे। तो अगर सपोज करो कोई कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन जो यूनिवर्सिटी की ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो उन्होंने बोला कि यस, ऑटोनॉमस कॉलेज का जो कंसेप्ट था इन्होंने दिया कि अपना सिलेबस, अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करने की ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ठीक है, खुद का सिलेबस होगा। देन ओपन यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन। अगर ओपन यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन की बात करूं तो इग्नाइटेड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू सबसे हैवी फंडेड है, एक्सपेंड किया, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पॉलिसी। इसी जो सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही डायरेक्ट रिजल्ट है जो इग्नू आया। देन डाइट, ये क्या होता है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो रहा है हमारा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था अक्रॉस द कंट्री स्पेशली टू इम्प्रूव कैस्ट्रा फॉर इक्वालिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए अकेडमिक स्टाफ कॉलेज बनाया हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये भी हमारा डाइट भी इंट्रोड्यूस किया था, तो वो पूछ लेगा ये कंट्री में हुआ था आपकी क्वालिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग के लिए, और अकेडमिक स्टाफ कॉलेज भी बनाएगा आपकी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए। अब हम किसकी बात करेंगे, आचार्य राममूर्ति कमेटी की बात करेंगे जो कि 1990 में आई थी। इन्होंने जो हमारे नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ना उसका रिव्यू किया था प्रॉपर कि क्या ये सक्सेसफुल है। तो याद रखिएगा ये किसके अंदर हुई थी, VP सिंह गवर्नमेंट के अंदर इस पॉलिसी का रिव्यू किया था। देन आचार्य राममूर्ति कमेटी फॉर्म हुई थी, रियलिटी चेक किया था इन्होंने। NP जो 1986 फेल हुई है, उन्होंने ये कहना था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, उन्होंने इक्विटेबल सिस्टम देने की बजाय उन्होंने और ज्यादा गैप कर दिया रूरल और अर्बन एजुकेशन में, जो और ज्यादा बड़ा हो गया है। दूसरा कॉमर्शलाइजेशन क्रिटिक। इन्होंने इस कमिटी ने क्या किया कि जो कॉमर्शलाइजेशन, जो आपने बोला ना, कमिटी ने प्राइवेट मनी मेकिंग इंजीनियर मेडिकल कैपिटल फ्री कॉलेज का भी अनचेक मशरूम, मतलब इन्होंने बोला कि ये कहीं भी ओपन जो हो रहे हैं उसको क्रिटिसाइज किया। इनका मेजर रिकमेंडेशन क्या थी, इन्होंने कहा कि +2 लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से एक मासिव शिफ्ट होना चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट को डायरेक्टली कोर करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को इसने बोला कि वुमेन और वोकेशनल को इंटीग्रेट किया। देन सेमिस्टर सिस्टम, और इन्होंने एक सेमिस्टर सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन किया था, जो कर के जो लास्ट में एग्जाम होता है उसकी जगह अब इनका हर सेमिस्टर वाइज एग्जाम होना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी कमेटी थी, आचार्य राममूर्ति कमेटी, जिसने हमारी जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन को मिररिंग करी थी।
अब आपको पता है जो आचार्य राममूर्ति कमेटी ने उसका रिव्यू दिया था, तो नरसिम्हा गवर्नमेंट ने 1992 में एक प्रोग्राम एक्शन निकाला। ये बेसिकली जो हमारा एनपीई 1986 का एक अपडेटेड और टाइटेड वर्जन था, जिसमें राममूर्ति कमेटी के क्रिटिसिज्म को ठीक करने की कोशिश करी गई थी। ये ध्यान से सुनना, एनटी में 3 सबसे बड़े पीवाईक्यू आते हैं। पहला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, तो इन्होंने क्या किया कि आज जो आप सेंट्रलाइज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देखते हो ना, जैसे AIEEE है, स्टैंडर्डाइज प्री मेडिकल टेस्ट है, सब ग्राउंड वर्क पे इसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में रखा था। इसका मेन एम था कि बच्चों को अलग अलग स्टेट में एग्जाम का स्ट्रेस से बचाना, तो उन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का एक दिया था। देन दूसरा बड़ा स्टेप जो था AICT एम्पावरमेंट, तो सरकार को जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको रियलाइज हो गया था कि टेक्निकल एजुकेशन एक पैसा मतलब अर्निंग करने का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है, तो इसलिए उन्होंने AICT को स्ट्रिक्ट पावर दी गई ताकि वो सब स्टैंडर्ड इंजीनियर मैनेजमेंट कॉलेज को स्ट्रिक्टली रेगुलेट, एक्रीडिएट और शट डाउन कर सके। ठीक है, तो एक पावर दे दी कि अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से गवर्न नहीं हो रही तो आप उसको शट डाउन कर दो, या आप उसको रेगुलेट करो, या उसको आप ग्रेडिंग करो। तीसरा जो सबसे बड़ा वो था हमारा नेशनल टेस्टिंग सर्विस। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने एक सेंट्रलाइज टेस्टिंग सर्विस प्रपोज की थी जो पूरे देश में स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, और ये एनटीसी की वजह से आज जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी की वो है, देन है। ठीक है, देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यूजीसी में अगर याद रखिएगा, इट इनॉग्रेटेड इन 1953 बाय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, बट रिसीव स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1956। याद रखिएगा स्टार्ट हमारी 1953 में हुई थी, लेकिन वो स्टैट्यूटरी जो इसको स्टेटस मिला था वो 3 साल बाद मिला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, देन Article 12 coordination, determination, maintenance of standard university of education, it is only grant giving agency to the country। ये पहली ऐसी है आर्टिकल 12 जो इसका था ना कि कोऑर्डिनेट करना है, डिटरमाइन करना है, मेंटेनेंस करना है पूरे स्टैंडर्ड का, ये पहली ऐसी है जिसमें ग्रांट देती है एजेंसी को कंट्री में। दूसरा स्ट्रक्चर इसका जो हेडक्वार्टर वो हमारा न्यू दिल्ली में 6 रीजनल सेंटर है जो कि हमारे पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। सिस्टमेटिक फ्लो का है, यूजीसी फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज फॉर एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, एक्सट्रीम है। ठीक है, तो अब इट रिलीज अ फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट एनुअली बट लैक द पॉलिसाइजिंग पावर टू शट डाउन प्रोएक्टिवली। आपने देखा होगा, हमने जब पढ़ा होगा तो देखा होगा इतनी फेक यूनिवर्सिटी आ रही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी तक उनको प्रोएक्टिवली शट डाउन नहीं किया हुआ सारी यूनिवर्सिटी को, तो देखो कितना बड़ा लूप होल है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की यूजीसी तो आज के डेट में भी है ना हमारी, तो ये हमारा सबसे बड़ा पीवाईक्यू इसमें पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, 1953 में आई थी, मौलाना अब्दुल कलाम ने दी थी। देन 1956 में इसे स्टैट्यूटरी फोकस मिली। आर्टिकल 12 में इसने क्लियर किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेन करना है। और एक हार्ड कोर फैक्ट याद रखना कि एक ही ऐसी है जो ग्रांट देती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और इसकी अगर रियलिटी की बात करूँ तो ये फी की यूनिवर्सिटी की लिस्ट तो निकाल दी है, लेकिन रियलिटी में उनके पास फी कॉलेज को प्रोएक्टिव शट डाउन करने का कोई डायरेक्ट पॉलिसिंग पावर नहीं है। Then come to the AICT, Regulating Technical Management Education। यूजीसी के बाद जो दूसरा सबसे हैवी रेगुलेटर आया वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन आया। इसका स्टेब्लिश टाइमलाइन की एक पीवाईक्यू है, ये इनिशियली कब आया याद रखना, 1945 में आया। देन इसे ग्रांट कब मिला, उसका ग्रांटेड स्टैट्यूटरी स्टेटस मच लेटर इन 1987। सोचो ये 1945 में आया है और उसको मिला कब है, 1987 में। तो ये हमेशा क्या रहा है, एक एडवाइजरी के रूप में बना था। अनचेक प्राइवेट कॉलेज की बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने की इसने स्टैट्यूटरी स्टेटस बहुत बाद में दिया है 1987 में। अब इसका स्कोप देखोगे तो इसका कहाँ पे क्या कंट्रोल करता है, इंजीनियर को करता है, टेक्नोलॉजी को करता है, आर्किटेक्चर को करता है, प्लानिंग, फार्मेसी, आर्ट्स, मैनेजमेंट। तो जो अभी आप सब लोग पढ़ रहे हो ये भी हमारा AICT के अंदर आता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सिस्टमेटिक फ्लो क्या रहा कि आपने देखा होगा जो 2000 के बूम में AICT के टायर 3 प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज की क्वालिटी प्रॉपर चेक करने में ये फेल रहा है हमारा, याद रखिएगा। और इसका वर्चुअल रिजल्ट ये आया कि मार्केट में ऐसे इंजीनियर ग्रेजुएट की बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कितने फेक इंजीनियर कॉलेज हैं, जिससे आज और ज़्यादा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। 100 और कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं। तो यस, इसने क्या किया, जो उसने जो क्वालिटी चेक करनी थी उसने प्रॉपर नहीं करी है, जिसके कारण इंजीनियर ग्रेजुएट हैं वो आज की डेट में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉय। देन हम आते हैं एपेक्स प्रोफेशनल रिसर्च काउंसिल, जो कि यहाँ से पीवाईक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो एनसीटी की बात करूँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि हमारा किसको करता है, बीएड को रेगुलेट करता है। ठीक है, बीएड और एमएड को याद रखिएगा, बीएड और एमएड को करता है। और ये
बस इतना ही याद रखना है 1995 में। एनएमसी आया, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये रिप्लेस किया था हाईली करप्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इसने रिप्लेस करके अब कौन सा 2020 में अब कौन सा आया, पहले क्या था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, अब आ गया नेशनल मेडिकल कमीशन। देन हमारा आया बीसीआई। बीसीआई क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लीगल एजुकेशन एलएलबी एलएलएमई ये सारी चीजों को देखता है। देन आया हमारा पीसीआई। पीसीआई क्या देखता है, हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन, बी फार्म डी फार्म, ठीक है, एम फार्म। देन आया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, 1972 में, तो ये हमारा उसको देखता है, ठीक है। देन मेजर रिसर्च काउंसिल की बात अगर मैं करूं तो CSIR, आपको पता है जो साइंस के स्टूडेंट के होंगे वो CSIR का नेट देते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च, लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है। इट कंडक्ट CSR UGC नॉट फॉर द साइंस सब्जेक्ट, UGC कंडक्ट इट फॉर द ह्यूमैनिटी। याद रखना जो हम लोग दे रहे हैं वो UGC वाला दे रहे हैं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वो CSIR UGC नेट वाला देते हैं, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। देन ICAR क्या है आपका, अगर मैं बात करूं तो ICAR हमारा 1929 में आया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एपेक्स बॉडी है जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आई है और आपका ओवरसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को नेशन वाइड पे ग्रो किया है। देन हमारी आती है ICMR क्या करती है, ये हमारी मेडिकल रिसर्च के लिए है, ठीक है, फॉर्मुलेशन कंडीशन प्रमोशन बायोमेडिकल रिसर्च, ओके। देन ICSSR जो कि 1969 में आई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये रिसर्च इन सोशोलॉजी में देखती है, ठीक है। तो अगर सोशल साइंस हो गया, हम लोग MBA के हैं, तो अगर आपका जो ह्यूमैनिटी है तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ICHR 1972 में आई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, डायरेक्ट फंड देती है जो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च पे। ICPR है हमारी जो कि 1977 में। देन इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, IIAS जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, जो 1973 में बना था, लेकिन यहाँ ये शिमला के राष्ट्रपति निवास में लोकेटेड है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये शिमला में एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंट इन लोकेशन मैचिंग, तो इसका क्या पूछा है, वो मैचिंग पूछता है कि कहाँ पे IAS, तो याद रखिएगा शिमला में राष्ट्रपति निवास में। फंडिंग वाइल इंडिया हैज क्रिएटेड, इंडिया ने इतनी सारी स्पेशलाइज्ड बॉडी ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट करी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफर कर रही है अंडर फंडिंग कंपेयर टू हमारे CSI और ICR के कंपेयर में, ठीक है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो कि लो ग्लोबल रिसर्च आउटपुट इन इंडिया एंड रिसर्च, ठीक है। देन जेनेसिस फ्रॉम करस्पॉन्डिंग टू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। अगर मैं आपको ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की बात करूं तो हम ऐसे ट्रेजेक्ट्री चैलेंज पे हैं जहां एंटी रेगुलरली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बेसिस पूछता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के इवोल्यूशन के बारे में। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू शुरू नहीं हुआ था, ये किसके थ्रू हुआ था, करस्पॉन्डिंग कोर्स के नाम से आया था, याद रखिएगा। डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट विद ओपन नहीं है, ये बिगिन विद द corresponding courses. Delhi University established the first school of corresponding courses and continue education in 1962। तो पहले दिल्ली का हमारा फर्स्ट था, सबसे पहला स्कूल करस्पॉन्डिंग था, जो इस आइडिया कोठारी कमीशन ने हैवली बैक किया था ताकि रेगुलर कॉलेज की भीड़ को कम किया जा सके, ठीक है। देन कोठारी कमीशन आया था, हैवली एडुकेटेड करस्पॉन्डिंग सोर्सेज टू हैंडल द मासिव बैकलॉग ऑफ स्टूडेंट हु कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इन रेगुलर कॉलेज, ठीक है। लेकिन शिफ्ट टू ओपन लर्निंग, करस्पॉन्डिंग वाज रिजिड था, जस्ट मेलिंग नोट्स, ओपन लर्निंग फिर जो बहुत ज्यादा रिजिड प्रोसेस था, देन इसलिए बाद में ओपन लर्निंग का कंसेप्ट आया जिसमें एज और पेस की फ्लेक्सिबिलिटी थी, मल्टीमीडिया का यूज करने के बाद हमने इसको आगे बढ़ाया। देन पॉइंटर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी पे, एंटी एब्सोल्यूट फेवरेट रेफ यहाँ से आता है। अगर आप एग्जाम में आए हैं इंडिया की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो प्लीज गलती से भी इग्नू मार्क मत करना, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आपको पता है इग्नू बहुत फेमस थी। याद रखना फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद 1982 में, ओरिजिनली नेम जो इसका था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी थी। तो प्लीज इग्नू मत करना क्योंकि मैंने भी ये मिस्टेक करी थी, ठीक है। इग्नू नहीं है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो कि हैदराबाद में। इग्नू जो ये 1982 में थी, देन 1985 में हमारी सेकेंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसके बाद 92 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इग्नू जो आया वो हमारा 1985 में है, उसके हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी वर्ल्ड की। लेकिन
ये हमारी फर्स्ट नहीं है, ठीक है। आज इस यूनिवर्सिटी में 3 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट है और देश भर में ओपन डिस्टेंस लर्निंग मेथोडोलॉजी के लिए एक नेशनल रिसोर्स सेंटर का भी काम करती है। देन जो आपको पता है, जो अभी हमने पढ़ा था सारा स्वयं पे पढ़ा था ना, स्वयं डिस्टेंस का सारा इग्नू हैंडल करती है। फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूं अगर मैं आपसे, तो ये यशवर्धन छावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी थी, जो नासिक थी, 1989 में बनी थी। तो अगर साथ ही में एक और फैक्ट, इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी याद रखना कौन सी है हमारी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव छावन महाराष्ट्र, ठीक है, 1989 में। स्टेट याद रखिएगा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पूछेगा तो ये है, वैसे हमारी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। अब हम आते हैं रेगुलेटिंग पावर सेट पे। तो अगर बात करें कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी शिफ्ट को समझना है, एसएससी रीजनिंग यहीं से आता है। शुरू में डिस्टेंस एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए इग्नू के पास ही थी। उन्होंने 1991 में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनाया था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया था, क्योंकि इग्नू की खुद की यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ वो अपने कंपिटिटर जैसे स्टेट हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी को रेगुलेट कर रही थी। तो देखो ओल्ड एग्जाम में क्या था हमारा, याद रखिए, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था, जो कि 1991 में किसके अंदर आया, इग्नू के अंदर। लेकिन आपको पता है कि स्ट्रक्चर फ्लो क्या है, इग्नू वाज बोथ अ प्रोवाइडर डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलेटर ऑफ इट्स कंपिटिटर, मतलब स्टेट और प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी थी। तो 2013 की बात करें तो जो ये फ्लो था उसको ठीक करने के लिए एक बड़ा ओवरहोल किया था, जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल थी उसको डिजोल्व कर दिया, उसको मतलब खत्म कर दिया। आज की डेट में डिस्टेंस एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए पूरा पावर किसके पास है, यूजीसी के पास है, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बनाया है, जो कि आज ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को रिकॉग्निशन देता है। तो प्लीज पहले ये इग्नू की बेसिस पता, लेकिन अगर आज की डेट पढ़ूं तो आज की डेट में कौन है, यूजीसी के अंदर आ गया डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है। देन स्ट्रक्चर, अगर डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो अब क्या है, जो हमारा प्री एनईपी की उसके बाद जो डिस्टेंस एजुकेशन में देखो, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू ओनली वन सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल की सिर्फ एक ओपन यूनिवर्सिटी एग्जिट करती है। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बाई स्टेट करंटली 14+ रिकॉग्नाइज हैं स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। दे फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेज, स्टेट स्पेसिफिक वोकेशनल। ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी की बात करूं, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी डेट ऑफर बोथ रेगुलर फेस टू फेस डिग्री एंड डिस्टेंस डिग्री, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अनमलाई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ऑनलाइन डिग्री मॉडर्न शिफ्ट हो गया अंडर एनईपी 2020 के अंदर। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी एनआईआर टॉप 100 और एनएसी 3.26% आर नाउ ऑटोमेटिकली इंटाइटल्ड टू ऑफर अ ऑनलाइन डिग्री विदाउट द प्रायर यूजीसी डीईबी ब्यूरो। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की जरूरत नहीं है, जो टॉप हमारी 100 रैंक में आती हैं या फिर नेक 3.26++ है तो वो कर सकती हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इग्नू हमारी सेंट्रल है, स्टेट में अभी 14 है, करंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज इनको आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। अब देखो, अगर आपको प्री एनईपी की बात करूं तो एक वर्चुअल रियलिटी बता दो, तो इस्टेमा इक्विवेलेंट, ठीक है। इस्टेमा इक्विवेलेंट है, यूजीसी ने मैंडेट करता था कि ओपन डिस्टेंस डिग्री आर एंटायरली इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री। कॉर्पोरेट रिक्रूटर इवन सब गवर्नमेंट बॉडी हैवी डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट द डिस्टेंस। तो पर फिर भी आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग को हम कैसे देते हैं, एज ए इनफीरियर की तरह दिखते हैं। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल फेलियर। मैनी ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी यूज डिस्टेंस एजुकेशन प्योरली एज ए कैश काउ। तो आपको पता है ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी क्यों है, क्योंकि पैसा कमाना है उनको। दे चार्ज फीस, सेंड आउटडेटेड प्रिंटेड मटेरियल एंड कंडक्ट प्योरली इन्विजिलेटेड एग्जाम्स, सीवियरली डायलूटिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड। Dismissal completion rates. ODL rely heavily on self-motivation. The dropout rate in India Open University are high due to the lack of interactive student support, a delay book delivery, complex bureaucratic grievance system. अब हम बात करेंगे प्री एनईपी 2020 के पहले स्ट्रक्चरिंग कमेटी कौन कौन सी और हैं जो आई हैं। तो 3 ऐसी कमेटी आई हैं जिनका रिकमेंडेशन आपको डायरेक्टली याद रखना है। पहला है गणनाम कमेटी। अब गणनाम कमेटी की बात करूं तो ये जो हमारी कमेटी है, या जो देखो हमने अभी सिस्टमेटिक जो कमेटी पढ़ी था आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्लीज इसको इसमें ऐड कर लेना। जो गणनाम कमेटी है वो क्या थी, हमारी यूजीसी के बर्डन को कम करने के लिए आई थी। ये स्टेट काउंसिल को ऑफ हायर एजुकेशन बनाने में इमेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को इसने सजेस्ट किया था। इन्हें क्या बोला कि जो बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था उसको रिड्यूस किया कि डिसेंट्रलाइजेशन करो और स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बनाओ। देन यशपाल कमेटी की बात करूं तो इन्होंने नॉलेज को कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कहा कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है सिर्फ बिजनेस चला रही है, उनकी स्टेटस को छीन लिया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को
बंद करने का क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि क्या होता है जो सारा सब कुछ अपना आप करती है, ठीक है। देन जस्टिस वर्मा आया, जस्टिस वर्मा कमीशन आया था 2012 में। तो ये किस पर फोकस कर रहा था, ये कमीशन का एक्सक्लूसिव फोकस सिर्फ टीचर एजुकेशन पर था। इन्होंने प्राइवेट BEd MAd कॉलेज में चल रही मासिव करप्शन को एक्सपोज किया, लेकिन बाद में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेट को पूरी तरह ओवरहॉल किया गया था, ठीक है। तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लें। देन डिजिटल इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले NMEICT। तो आपको पता है ये मैं ऑलरेडी ICT में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दूँ। ICT में भी पढ़ाया मैंने, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया, यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। जो नेशनल मिशन जो हमारा नेशनल मिशन और एजुकेशन थ्रू द ICT था वो 2009 में आया था। जो एक अम्ब्रेला था कि यस हमें डिजिटाइज लर्निंग करनी है। देन स्वयं आपको पता है PYQ का फेवरेट है। देन आपको स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग स्प्राइन, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 3 इसका, और ये कहाँ कहाँ से होता है, क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन चलता है। स्वयं प्रभा ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल है जो कि टेलीकास्ट करता है टीवी पे एजुकेशन प्रोग्राम 24x7 एंड GSET 15 सैटेलाइट के अंदर, ठीक है। ये गांधीनगर में, और देन ये हर 4 घंटे मटेरियल देता है 24 आवर्स में, उसको 5 बार रिपीट कर देता है। नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी की बात करूँ, ये 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है, मतलब एक तरह का लाइब्रेरी है जिसमें आपके एकेडमिक अवार्ड्स, डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट सारा डिजिटाइजेशन में रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आप जो खो जाता है, जो भूल जाते हैं, उन सारी चीज़ों को ये बचा के रखता है, ठीक है। अब देखो वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन मैंडेट। अब हम बात करें कि अगर वैल्यू एजुकेशन जो आई थी, छावन कमेटी आई थी 1999 में, तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड करी थी वैल्यू एजुकेशन को। अभी हमारा सारा NEP के बेसिस पे ही चल रहा है ना सारा, कि नेशनल पॉलिसी ये सब आया। देन हमारा वैल्यू एजुकेशन छावन कमेटी आई थी, स्ट्रांगली रिकमेंडेड मेकिंग वैल्यू एजुकेशन इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम एंड कॉम्बेट मॉरल डिग्रेडेशन इन सोसाइटी। एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया था 1991 में कि यस इन्वायरमेंटल स्टडी जो है आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट UG लेवल पर होना चाहिए, और UGC ने इंप्लीमेंट किया था 6 मंथ कोर मॉड्यूल इन 2003, ठीक है। देन अब हम आते हैं ओरिएंटल कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो अब हायर एजुकेशन प्रोग्राम को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ओरिएंटल के बेसिस पे, कन्वेंशन के बेसिस पे, नॉन कन्वेंशन के बेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओरिएंटल लर्निंग क्या होती है। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट, मतलब हमारी एशियन हिस्ट्री जो है। ये प्रोग्राम ट्रेडिशनल एशियन इंडियन नॉलेज सिस्टम, आइडियोलॉजिकल, क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत, पाली पर फोकस करते हैं। इनका मेन एम क्या होता है, हेरिटेज को प्रिजर्व करना। याद रखिएगा ओरिएंटल मतलब जो हमारा एशियन एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रिजर्व करके रखना। देन कन्वेंशनल लर्निंग क्या हो गया, यहाँ हमारा मेन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे रेगुलर BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया। तो याद प्लीज याद रखना बच्चों, ये क्या है, टीचर सेंट्रिक है, हैवली रेगुलेटेड है, फोकस ऑन पासिंग स्टैंडर्ड, इसका सिर्फ पास कराना फोकस रहता है। देन नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, ये आज की मॉडर्न सिस्टम है। यहाँ लर्नर सेंटर फ्लेक्सिबल स्किल ड्राइवन होता है, इसमें मूक वोकेशनल कोर्सेज आते हैं। जैसे आपने देखा ट्रेडिशनल क्लासरूम की बाउंड्री को भी ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यस ये 3 तरह के होते हैं, ओरिएंटल जो हमारा एशियन को कर रहा है, कन्वेंशन जो हमारा रेगुलर कोर्सेज हैं, देन नॉन कन्वेंशनल जो आज के टाइम पे हमें जरूरत है। देन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में कैसे पढ़ेंगे कि देखो ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट, मतलब इंडिया एशिया। जो प्रोग्राम स्टडी इंडोलॉजी एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। देन वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आयुर्वेदा पढ़ते हैं, योगा, क्लासिक लिटरेचर। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिव्यू करना, सस्टेनिंग करना जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है। आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे में इंडियन हायर एजुकेशन एशियन का हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। देन इवन लॉजिकल रीजनिंग में भी आपने देखा होगा प्रमाण वगैरह ये सारा ऐड हुआ है। तो ये हमारा ओरिएंटल लैंग्वेज का ही एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और इन्होंने किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था उसको रिव्यू किया, देन नॉलेज सिस्टम को मार्जिनलाइज किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जो मैक्रोन ने एजुकेशन दिया था ना, इंग्लिश कंपलसरी है उसके साथ में। देन अब हमने बात करी फंडिंग एंड सर्वाइवल। तो एक्सेप्ट द फ्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैक्ड इंस्टीट्यूट ओरिएंटल लर्निंग इज डाइंग, इट सफर फ्रॉम द सीवियर लैक ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें फंडिंग नहीं मिल पा रही है। तो निश एकेडमिक परस्यूट रेदर देन द एम्प्लॉयर डिग्री। मॉडर्न पुश की बात करूँ, NEP 2020 आया तो उसने मेन स्ट्रीम बाई स्टैब्लिशिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली के लिए किया, परिसन के लिए किया, प्रकृति के लिए किया, और इंडियन नॉलेज सिस्टम को रेगुलर डिग्री में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो अभी NEP 2020 आई है।
देन मेजर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में किसने दी? सर विलियम जोन्स इन कोलकाता में 1784 में आई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है ओरिएंटल रिसर्च इन इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, प्लीज पूछ लेना। देन भंद्रकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी, ये हमारा पुणे में, जो कि 1970, देखो हमारे देश आजाद होने से पहले भी ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। ये फेमस किसके लिए? क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, महाभारत का इसी में हुआ था भंडारकर में। देन खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये हमारी पटना में, ये सेंटर किसके लिए? इस्लामिक परसेज अरेबिक स्टडी के लिए। डेक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा पुणे में, वन एशियंट एजुकेशन हिस्ट्री आर्कोलॉजी। नेशन मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, ये हमारा टूरिज्म और कल्चर अनर्थ के लिए और एशियन इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट के लिए इसे यूज किया गया। देन कन्वेंशनल लर्निंग की बात करूं मैं तो कन्वेंशनल लर्निंग क्या होगी? हमारा द स्टेटस क्यू, ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर, चॉक एंड टॉक, जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, जो कि आज भी है बहुत सारे स्कूलों में, कि सिर्फ जो बोर्ड से टीचर पढ़ाता है, पेडागोगी टीचर सेंट्रिक है, कि टीचर पढ़ाएगा बच्चे सुनेंगे। ठीक है, ये रिजिड स्टैटिक डिफाइंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट हैव लिटिल नो चॉइस टू मिक्सिंग सब्जेक्ट, स्टूडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है कि फिजिक्स स्टूडेंट अब हिस्ट्री भी पढ़े, इस तरह का कन्वेंशनल लर्निंग है। ठीक है, असेसमेंट हैवी रिलाइड ऑन सबमिटिव असेसमेंट, मासिव ईयर एंड रिटन एग्जाम, ना कि इसमें कोई कंटिन्यूस प्रैक्टिकल इवोल्यूशन नहीं होता, जैसे आपने देखा हो BA, BSc, BCom, रेगुलर BTech, MBBS। देन रियलिटी बता दूं, रोट लर्निंग एपिडेमिक है, ये सिस्टम एक्सपीरियंस रिवॉर्ड मेमोराइजेशन ओवर द क्रिटिकल थिंकिंग, आप टेक्स्ट बुक को पढ़ के पास हो सकते हो, ना कि उसमें कुछ चैलेंज नहीं कर सकते। इंडस्ट्री एरा माइंड से ये डिजाइन लाइक अ फैक्ट्री असेंबली लाइन, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म बैच ग्रेजुएट टू एवरी ईयर रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल एप्टीट्यूड और मार्केट डिमांड से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस उनको पढ़ाना है, उनको डिग्री देनी है। देन इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट, ये सिलेबस में जो कन्वेंशनल प्रोग्राम था जो 10 to 15 ईयर बहुत आउटडेटेड है, तो ग्रेजुएटेड इमर्ज फंडामेंटली, यही रीजन है जो आज की डेट में लोग अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि उनको क्या है, एक स्किल बेस्ड वोकेशनल प्रॉब्लम नहीं मिली। तो ये बहुत ज्यादा टू ब्यूरोक्रेटिक है, और आपने देखा हमारा जो सिलेबस है वो कितना आउटडेटेड है। अभी लेबर कोड आ गया लेकिन हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अब हम कहाँ आ गए? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम पे आ गए, जो कि आज का हमारा क्या है, मॉडर्न शिफ्ट है, जो आज की डेट में देखते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है, लर्नर सेंट्रिक है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, डायनेमिक, इसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, मूक्स है, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। देन एंड्रा होगी, फोकस किस पे करता है? सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग पे, कंटिन्यूस असेसमेंट पे, प्रैक्टिकल स्किल एप्लीकेशन पे। करिकुलम क्या है? हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है, ये स्टूडेंट को मिक्स करता है, जैसे कि आपने बीटेक की जैसे आपने फैसिलिटी देता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अंडर द NEP। ठीक है, तो आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप वहां से क्रेडिट ले लिए, तो वो आप कहीं और जाओगे तो वो क्रेडिट आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एज एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रेक द रिजिड टाइमलाइन, एनीवन एनी एज कैन एनरोल स्टूडेंट ऑन देयर पेस एंड एग्जिट व्हेन दे। देन आइडेंटिफाई नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज की बात करूं तो अगर एग्जांपल क्या है, टी टास्टिंग, वाइन टास्टिंग, दैट एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेट ग्रूमिंग, एनिमल केयर, मिसोलॉजी, स्टडी ऑफ मशरूम, स्पा एंड वेलनेस, अग्रोनोटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, डिजिटल परफॉर्म, स्वयं, NPTEL, कोर्सेरा, एडेक्स आर प्राइमरी डिलीवर ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग टूल। ठीक है, द सिस्टमेटिक गैप इन नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, HR स्टिग्मा, वाइल द गवर्नमेंट तो पुश कर रही है नॉन कन्वेंशनल वोकेशनल लर्निंग, पर इंडियन कॉर्पोरेट जो HR डिपार्टमेंट है वो अभी भी ट्रेडिशनल पे स्ट्रिक किया हुआ है। दे स्टिल फिल्टर रिज्यूम बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे? अभी भी आप कहीं जॉब पे जाओगे तो वो आपकी डिग्री देगा, BTech MBA डिग्री, ट्रीटिंग वोकेशनल ऐसे नॉन कन्वेंशनल सर्टिफिकेशन, जो नॉन कन्वेंशनल जो सर्टिफिकेशन है उसकी डिग्री थोड़ा सा वैल्यू कम रखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट, ट्रू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल लिटरेसी, मॉडर्न लैब इक्विपमेंट outside tier 1 site, this is the infrastructure broken and non-existent. Then swim trap, MOOC massive enrollment number है, बट आपको पता है सिर्फ अंडर 5% ही उसमें कंप्लीट कर पाते हैं और सारा ड्रॉप आउट हो जाता है। देन मास्टर द लोकेशन मैपिंग की बात करूं तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एस्थेटिक सोसाइटी है, जो अगर वो पूछे ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो प्लीज एस्थेटिक सोसाइटी हमारा कोलकाता में, भंडारकर हमारा पुणे में जो कि महाभारत के बेसिस पे। ठीक है, गंगनाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा इलाहाबाद में, खुदा बख्श ओरिएंटल हमारा पटना में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हमारी दिल्ली में, अजय लाइब्रेरी रिसर्च चाइना में। तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना, लोकेशन पूछ लेना। देन कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कन्वेंशन याद रखना, टीचर सेंटरिंग है, स्टैंडर्डाइज है, डिग्री फोकस में, साथ साथ आपका रिवीजन भी कराती जा रही है ना। ईयर एंड में असेसमेंट होते हैं, नॉन कन्वेंशनल लर्नर सेंटर, फ्लेक्सिबल है, स्केल फोकस्ड है। देन ओरिएंटल हमारा हेरिटेज फोकस, क्लासिकल लैंग्वेज बेस्ड ऑन एशियंट नॉलेज सिस्टम है। अब हमारा जो ओरिएंटल हेरिटेज है वो हमारा किस पे फोकस कर रहा है? क्लासिकल लैंग्वेज बेस्ड पे, प्रिजर्वेशन ऑफ एशियंट नॉलेज सिस्टम। ठीक है, देन अब हम आते हैं प्रोफेशनल टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे।
तो देखो कोड डेफिनेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, जो स्पेशलाइज प्रोफेशन होती है, जैसे रिक्वायर्ड लीगल लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जिसको आपको लीगल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी ऑफ काउंसिल, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर हो गए, उनके लिए आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेसिस पे, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन लीड करता है, AICT करता है। देन स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, जो हमारा फोकस ऑन हैंड ऑन ट्रेड स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी, IT नेटवर्क, प्लम्बिंग, रिटेल, पैरामेडिक्स टू मेक अ स्टूडेंट इंस्टेंटली एम्प्लॉयबल। तो ये रेगुलेटेड किसके अंदर है, NSQF के अंदर है। तो अगर आपको पता हो कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन में लाइसेंसर मॉडल है, की डिफरेंस अगर पता है, यूनिवर्सिटी डिग्री अलोन इज नॉट, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी डिग्री अलोन अकेली इनफ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कौन कौन सी मेजर स्टैट्यूटरी काउंसिल है, जैसे NMC है, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो आपको पता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इसने रिप्लेस किया है, तो आपको यहाँ पे मेडिकल का यहाँ पे रजिस्टर्ड लाइसेंस लेना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको LLB जो कर रहे हैं आप, कोर्ट हियरिंग है, उनके लिए लेना पड़ेगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के BEd MEd के लिए करना पड़ेगा। देन PCI फार्मेसी काउंसिल एजुकेशन के लिए B फार्मा D फार्मा करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज हैं, अभी इनके क्या करती है, चार्ज करते हैं बहुत हाई कैपिटेशन फी, डोनेशन, टर्निंग नोबल प्रोफेशन लाइक अ मेडिसिन इनटू बिजनेस, रिस्ट्रिक्ट ओनली टू बाय द वेल्दी, ठीक है। देन टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं तो AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे कब मिला है, 1987 में। देन इसको आपको पता है AICT किसको कवर करता है, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, अप्लाई आर्ट मैनेजमेंट, MBA, PGDM। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, आपको MBA दे देता है जनरल एजुकेशन में, फिर याद रखिए हमारा टेक्निकल कोर्सेज है। द सिस्टमेटिक फ्लो क्या है कि 2005 से 2015 के बीच में जो AICT ने अप्रूव करें 1000 ऑफ टायर 3 प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज करें बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करे हुए, जिससे रिजल्ट में क्या आ गया कि बहुत सारा जो थियोरिटिकल इंजीनियर हुए जिन्होंने कभी मॉडर्न इंडस्ट्री इक्विपमेंट को टच भी नहीं किया और उन्हें डिग्री भी मिल गई, जिससे क्या होगा आज की डेट में स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयबल। स्ट्रक्चर का मतलब है आपका जो स्किल है वो मैच नहीं कर रहा जो इंडस्ट्री की डिमांड है। देन हमारा स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करूं, जो स्किल बेस्ड है वो हमारा किसके अंदर आता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, याद रखिएगा। देन ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। तो लेवल सिस्टम क्या है, कैटेगराइज स्किल इनटू 10 लेवल बेस्ड ऑन लर्नर आउटकम, नॉट जस्ट अ क्लासरूम मार्क, लर्नर आउटकम के बेसिस पे। जैसे लेवल 1 to 4 स्कूल लेवल वोकेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेवल 5 to 7 बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट, जैसे BVOC आया था आपको पता 2013 में आया था। देन लेवल 8 to 10 पोस्ट ग्रेजुएशन PhD इक्विवेलेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अलाउ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट द कॉलेज आफ्टर 1 year दे स्टिल गेट अ लेवल 5 स्किल डिप्लोमा इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ड्रॉप आउट। तो अगर सपोज करो कि उसने ड्रॉप आउट हो गया कॉलेज को 1 साल के बाद भी, तब भी उसे क्या मिलेगा, उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब बनाया हुआ। देन BVOC डिग्री इंडस्ट्री, देखो BVOC क्या है, बैचलर वोकेशन 3 year डिग्री इंट्रोड्यूस UGC ने किया था। जो हमारा नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क था उसकी डिमांड थी कि इसमें 60% प्रैक्टिकल स्किल रहेगा, 40% हमारी जनरल एजुकेशन रहेगी। सोसाइटल स्टिग्मा क्या है, इन इंडिया वोकेशनल एजुकेशन कल्चरली व्यू एज ए बैकअप ऑप्शन। आज की डेट में भी जिन लोगों ने BVOC किया है तो सोसाइटी उन्हें एज ए बैकअप ऑप्शन की तरह देखती है कि जो फेल स्टूडेंट हुए इसलिए वो वहाँ पे चले गए। लेकिन अगर जर्मनी की बात करो वहाँ पे ट्रेड स्कूल कोई बहुत रिस्पेक्टेड है, ठीक है। देन कॉर्पोरेट हाइपोक्रेसी वाइल द गवर्नमेंट पुश स्किल एजुकेशन, ठीक है। इंडियन HR डिपार्टमेंट स्टिल आर स्टैंडर्ड BTech BSc डिग्री मिनिमम फिल्टर फॉर द जॉब कंप्लीटली इग्नोर हाई स्किल, मतलब कुछ भी कर लो लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो BVOC ग्रेजुएट है उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं, ठीक है। जैसे NEP 2020 रिफॉर्म हुआ जब उन्होंने 3 स्ट्रीम को मर्ज करा, एंड ऑफ सिलो NEP 2020 मैंडेटरी के रिमूवल ऑफ रिजिड बाउंड्री बिटवीन प्रोफेशनल टेक्निकल वोकेशनल। अब वो क्या होगा, अब होगा हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने किस किस को रिप्लेस करा, UGC AICT एंड NCT, सिंगल रेगुलेटरी अम्ब्रेला बन गया। एलिमिनेट किया हमारा ब्यूरोक्रेट को, जो कि आपका बार बार ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कराया जाता था। हब एंड स्पोक मॉडल, टॉप टायर टेक्निकल यूनिवर्सिटी विल एक्ट एज ए हब टू ट्रेन अ स्टूडेंट from surrounding rural colleagues and in advance वोकेशनल स्किल। तो नॉर्मल जो टॉप टायर यूनिवर्सिटी हैं वो क्या कर सकती है, हब है, वो ट्रेन कर सकती हैं अपनी सराउंडिंग रूरल कॉलेज को, जिसे हम स्पोक बोलते हैं, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग दे
देन अब आते हैं वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो देखो वैल्यू एजुकेशन क्या है, प्रोसेस पीपल ट्रांसफर। जब हम एक ऐसा प्रोसेस है पीपल के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, डेवलपिंग मोरल, एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू टू स्टूडेंट। इट शिफ्ट्स एजुकेशन फ्रॉम प्योरली इंफॉर्मेटिव टू ट्रांसफॉर्मेटिव। अब इंफॉर्मेशन से अब हमने क्या कर दिया, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेट किया। तो याद रखिएगा इसके 3 डोमेन्स होते हैं हमारे, कॉग्निटिव नॉलेज व्हाट इज राइट, अफेक्टिंग फीलिंग इंपोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन, देन साइकोमेटर एक्चुअली डूइंग द राइट थिंग्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आप क्या सही है, देन उसको फीलिंग अटैच होना चाहिए कि यस ये इंपॉर्टेंस है, अगर मैं राइट एक्शन लूंगा देन आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। तो की कमेटी जो छावन कमेटी आई थी 1999 में, आपको पता है उसने स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया था वैल्यू एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम, सीवियर मोरल डिग्रेडेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। आज की डेट में इतना मोरल वैल्यू नहीं हो रही है, तो इसलिए उन्होंने जोर दिया था इस चीज में। देन 5 स्टेज होती है वैल्यू डेवलपमेंट की, प्लीज इसको अच्छे से रखना। रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। ये पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो रिसीविंग क्या होगा, स्टूडेंट सिंपली लिसन बिकम अवेयर ऑफ वैल्यू। एग्जांपल, आपने कोई लेक्चर अटेंड किया ऑनेस्टी के बेसिस पे, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट रिएक्ट टू द वैल्यू, पार्टिसिपेट इन डिबेट और ऑनेस्टी। आपने पहले आपने सिर्फ सुना, रिसीव किया, देन आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया। देन वैल्यू, स्टूडेंट अटैच वर्थ और मीनिंग टू बिहेवियर। अब स्टूडेंट ने सोच लिया है कि जब वैल्यू मतलब उसने अटैच कर लिया उस चीज को कि यस ऑनेस्टी इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। देन ऑर्गेनाइज, स्टूडेंट इंटीग्रेट दिस न्यू वैल्यू इनटू देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम। अब उन्होंने क्या किया, अपना जो वैल्यू बिलीफ सिस्टम था उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया एंड प्रायोरिटाइज कर दिया। देन करेक्टराइजेशन, द वैल्यू बिकम अ परमानेंट लाइफ स्टाइल, जैसे स्टूडेंट कंसिस्टेंटली एक्ट ऑनेस्टी विदाउट थिंकिंग अबाउट। अब ऑनेस्टी के बेसिस पे वो अच्छे से बात करते हैं। देन देखो इस तरीके से छावन टाइमलाइन, वो 7 टाइमलाइन के श्रवण, जैसे आपने सबसे पहले आपने सुना, रिसीव किया, उसके बारे में अवेयरनेस हुई, देन आपने रिस्पॉन्ड किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, देन आपने वैल्यू किया, यस ये बहुत जरूरी है, देन आपने उसको ऑर्गेनाइज किया अपने बिलीफ इंटीग्रेशन में, देन आपने अब बिना सोचे अब ऑनेस्टी पे ऑनेस्टी की तरह ही जवाब देते। तो अब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे आते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी, अगर कभी पीवाईक्यू पूछ रहा था कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या एजुकेशन कमेटी ने इनिशिएट किया था, नहीं, आपको हमेशा याद रखना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है। जो एमसी मेहता केस हुआ था जो 1991 में, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्टडी होना बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंटल, ठीक है। देन मस्ट बी कंपलसरी सब्जेक्ट एज ए यूजी लेवल एंड अदर ऑल स्ट्रीम आर्ट कॉमर्स एंड साइंस, ठीक है। देन यूजीसी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बेस से फॉलोइंग के कोर्ट को ऑर्डर को उसने फॉलो किया। देन यूजीसी ने डिजाइन किया 6 मंथ कोर मॉड्यूल सिलेबस फॉर द ईवीएस इन 2003 एंड इसे मैंडेटरी करा क्वालिफाइड पेपर फॉर ग्रेजुएशन के लिए। आपने देखा ईवीएस का पेपर आता है, उसे क्वालिफाई करने के लिए मैंडेटरी कर दिया। देन कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तिब्बती डिक्लेरेशन फ्रेमवर्क, अनदर हाई फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस पूछा जाता है पीवाईक्यू बेसिस पर। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा अवेयरनेस, ठीक है, हेल्पिंग स्टूडेंट एक्वायर अवेयरनेस अबाउट द टोटल इन्वायरमेंट एंड अलाइड प्रॉब्लम। देन नॉलेज, गेनिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ द इन्वायरमेंट फंक्शन, हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में इतना है, अभी मैंने आपको यूनिट 9 पढ़ाया है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, कितना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है। एटलीस्ट आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, देन आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन आपका एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड क्या है कि सेट ऑफ वैल्यू, फीलिंग ऑफ कंसर्न इन्वायरमेंट, जैसे कोई अगर प्लास्टिक का डाल रहा है तो आपको फीलिंग कंसर्न होना चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए कि प्लीज रोड को गंदा ना करें। देन स्किल, yes, learning the skill to identify solve the environmental problem, then participation, actively participating in environmental protection, ठीक है। तो ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट का। मैं एनईपी 2020 की बात करूं, वैल्यू एंड इन्वायरमेंट को सबसे याद रखना, इसे इंटीग्रेशन कर दिया सारी चीजों का। तो एनईपी 2020 ने क्या बोला कि वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेटेड, हमें आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, बल्कि हमें इंटीग्रेट करना है अपने रेगुलर सब्जेक्ट में। जैसे टीचिंग इन्वायरमेंटल एथिक्स विद इन द इंजीनियर डिजाइन क्लास, आपने बिजनेस एथिक्स पढ़ा होगा MBA में, ठीक है, तो इसने इसको इंटीग्रेट कर दिया, कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, हैवी एम्फेसाइज ऑन टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक आउटलुक, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये हमारा एनईपी में इंक्लूड कर दिया। देन वर्चुअल रियलिटी की बात करूं, बॉक्स टिकिंग एजुकेशन की, तो जो हमारा इन्वायरमेंट वैल्यू सिस्टम तो था वो हमारा फेल हो गया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट करने के बाद भी यूनिवर्सिटी जो ट्रीट करती थी ईबीसी एज ए नॉन कोर न्यूजिनेंस, तो स्टूडेंट क्या करते थे, सिर्फ मेमोराइज करते थे ईबीएस गाइड, और एग्जाम से एक दिन पहले आपको पता है उसे पास होने के लिए 50 मार्क्स मैंडेटरी है, देन उसका कोई भी इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस नहीं हुआ, बस पेपर दिए और पास हो गए। वैल्यू एजुकेशन हाइपोक्रेसी, यूनिवर्सिटी रन एथिक्स, वैल्यू एजुकेशन सेमिनार,
एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रहा है, पीएचडी में प्लेजरिज्म हो रही है, रिसर्च में कॉपी पेस्ट थीसिस चल रही है, तो बायसेस फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिमेन रैम्पेंट। ठीक है, कंक्लूजन, वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इंडिया करंटली एग्जिट मैसेज ब्यूरोक्रेटिक बॉक्स टिकटिंग। बस आपको टिक कर दिया है, लेकिन कंप्लीटली वो डिस्कनेक्ट है फ्रॉम द वर्ड बिहेवियर चेंजेस से। अगर मैं अब बात करती हूँ पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो अगर आपसे फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की बात करूं तो 1976 में जो हमारा ओरिजिनली एजुकेशन जो था वो किस में था, हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट आया, उसमें इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। देखो स्टेट का मतलब होता है सिर्फ स्टेट के लो ही एजुकेशन अपना सिस्टम बनाते हैं, कंकरेंट में मतलब स्टेट प्लस सेंटर दोनों ही उसमें रोल प्ले करते हैं। तो बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट एजुकेशन, बट इफ देयर इज कंफ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा मानी जाएगी। देन एंट्री 66 ये भी पूछा जाता है, तो अंडर द यूनियन लिस्ट एंट्री 66 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव पावर है कोऑर्डिनेट करने की, डिटरमाइन करने की स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, और स्टेट कैन नॉट डायलूट दीज स्टैंडर्ड। तो याद रखिएगा जो हमारा एंट्री 66 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। देन एपेक्स गवर्नमेंट, यूनियन लेवल की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी नोन एज, पहले एमएचआरडी जानी जाती थी, अब इसका नाम क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखा है, जो कि एनईपी 2020 में आ गया। इसका काम क्या होता है, पॉलिसी बनाना। देन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये हमारी 1920 में आई थी, ये ओल्डेस्ट एंड हाइएस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइज करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन में। देन पॉलिसी एजुकेशन स्प्लिट, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा एजुकेशन है वो डिक्टेट करता है कि बोर्ड नेशन एजुकेशन पॉलिसी को, मतलब एनईपी को, बट रिलाई किस पे, वो है अभी भी हमारा यूजीसी एआईसीटी टू एक्चुअली एजुकेट फंड दिस पॉलिसी ऑन ग्राउंड। तो रिलाई अभी इस पे, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो अब हम इस हायरार्की को प्रॉपर समझेंगे, तो याद रखना पहला जो होता है हमारा, ये होते हैं हमारे टिटुलर हेड। टिटुलर हेड होते हैं जो हमारे विजिटर होते हैं, कोई सेरेमनी हुई या कोई आपने डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये विजिट करते हैं। और याद रखना विजिट जो चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल का होता है, स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है। देन और जो स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर क्या होगा, चांसलर, जो याद रखना स्टेट का गवर्नर होगा, ठीक है। और देन उसके बाद आता है हमारा वाइस चांसलर, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ अपॉइंट करता है वाइस चांसलर। देन वाइस चांसलर क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफिसर होता है जो सारे ऑपरेशन को देखता है, ठीक है। असली जो यू कैन से ये कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो हमारा वाइस चांसलर है, वो आपका देखेगा सारे डेली डिसीजन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव देखेगा, एजुकेशन का पूरा कंट्रोल देखेगा, जो वाइस चांसलर के पास ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे 3 वो आते हैं। देन पहला आता है हमारा, अब बात करते हैं कि 90% स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एग्जैक्ट फंक्शन दिमाग पर लॉ कर लो, सेनेट कोर्ट होता है, सेनेट कोर्ट मतलब यूनिवर्सिटी का कोर्ट होता है। ये क्या देखता है, इसका क्या काम है, इसका एनुअल बजट और पॉलिसी गवर्नमेंट को रिव्यू करना है, ठीक है। सुप्रीम गवर्नमेंट बॉडी है, ये डेली एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देखता है, ये सिर्फ बजट वगैरह को अप्रूव करता है, जो सेनेट कोर्ट होता है। देन फिर आता है सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सबसे पावरफुल बॉडी होती है, कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है कौन चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो प्लीज सिंडिकेटेड यूनिवर्सिटी होती है, पावर आस होता है, ये सारी प्रॉपर्टी फंड फैकल्टी सबको मैनेज करता है, हायर फायर करने में सबसे ज्यादा इसी का हाथ है। देन आते हैं एकेडमिक काउंसिल, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बट ये क्या करता है सुप्रीम एकेडमिक बॉडी है, जैसे नया सिलेबस क्या होगा, एग्जाम रूल क्या होंगे, रिसर्च पैरामीटर क्या होंगे, ये सब यही काउंसिल डिक्टेट करती है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी गवर्नेंस का मैंने अच्छे से बता दिया, टिटुलर हेड जो आपका पता है कि जो हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कौन किसकी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ये विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, विजिटर होल्ड द सुप्रीम पावर टू ऑर्डर स्पेंड एंड अपॉइंट अ वाइस चांसलर। चांसलर जो चांसलर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का होता है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, एक्स ऑफिशियो चांसलर फॉर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी। अब आपको पता है जो इनमें कॉन्फ्लिक्ट आती है वो क्यों आती है, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो पॉलिटिकली अपॉइंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर फंडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके कारण इनके रूल रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। बस आपको इतना याद रखना है स्टेट का कौन होता है, सेंट्रल का कौन होता है। देन हमारा आता है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप क्या होता है, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग जो आपका सारी डे टू डे एक्टिविटी देखते हैं, जैसे जिसमें हमारा वाइस चांसलर हो गया, प्रो वाइस चांसलर जो वाइस चांसलर को हेल्प करता है, देन रजिस्ट्रार जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड, नॉन टीचिंग स्टाफ, अफिलिएशन, लीगल डॉक्यूमेंट सारा हमारा एग्जीक्यूटिव लीडरशिप देखता है, ठीक है।
देन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मैंने आपको बता दिया है कि आपको पता है जो सेनेट बॉडी होती है वो सुप्रीम गवर्नमेंट बॉडी होती है, लार्जेस्ट होती है। ये क्या करती है, पॉलिसी को रिव्यू करती है, अप्रूव करती है एनुअल बजट को। देन सिंडिकेट क्या होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ये पावर हाउस है, चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो सारी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी मैनेज करती है, फंड को, अल्टीमेट पावर होती है, हायर फायर फैकल्टी सब इसके पावर में होता है। देन अकेडमिक काउंसिल जो हाईएस्ट अकेडमिक अथॉरिटी होती है, जो सिलेबस एग्जामिनेशन क्या होगा, रिसर्च की गाइडेंस क्या होगी, वो सब देगा। देन बोर्ड ऑफ स्टडी जो ऑपरेटिंग एट डिपार्टमेंट लेवल होती है, जो बोर्ड ऑफ स्टडी एक्चुअली ड्राफ्ट द स्पेसिफिक करिकुलम फॉर द सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक तुम्हें पढ़ानी है, ठीक है, जो अकेडमिक काउंसिल से भेजने से पहले हम ये सारा चीजें देखते हैं। ओके, अब एनईपी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल इसका पढ़ेंगे। एनईपी में क्या क्या है, देखो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, एनईपी का एम है फेज आउट द कॉम्प्लेक्स सेनेट सेडिकेट सिस्टम बाय 2035. Every higher education institute will be governed by highly empowered independent board of governance. तो उन्होंने बोला कि जो भी हमारी जो सिंडिकेट सेनेट सिस्टम है ना, वो हमारा फेजेज आउट हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा आईडीपी के लिए, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी की स्ट्रेटजी ग्रोथ के लिए रहेगा। देन लीडरशिप ऑटोनॉमी, मतलब गोल इज टू आइसोलेट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट पॉलिसी पॉलिटिक्स, अलाउ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस टू अपॉइंट लीडरशिप स्ट्रिक्टली मेरिट रेदर देन द पॉलिटिकल एफिलिएशन। अब वर्चुअल रियलिटी आपको पता है, एडॉक क्राइसिस है, परमानेंट फैकल्टी हायरिंग किसके बेसिस पर कर रही है, एडॉक के बेसिस पे, क्योंकि बहुत स्टेट यूनिवर्सिटी में फ्रोजन हो गई है हमारी पेंशन कॉस्ट के बेसिस पे। देन सिलेबस पैरालिसिस है, बहुत आउटडेटेड सिलेबस है, स्लो हो रहा है, ब्यूरोक्रेटिक रेट पे बहुत ज्यादा, रिकॉर्ड कीपिंग ज्यादा हो रखी है, ठीक है। देन हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे लास्ट में, आपको पता होना चाहिए ये ड्राफ्टेड जो हुई थी हेडेड बाई फॉर्मर इसरो डॉक्टर के कस्तूररंजन, याद रखिएगा, इसको किसने किया था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया था। स्कूल को रिस्ट्रक्चर किया था, जो पहला 10+2 सिस्टम था, अब क्या आ गया 5+3+3+4, जो कि एज हमारा 3 से 18 साल तक है। जब आप 3rd क्लास के होंगे तब आप ज्वाइन करोगे स्कूलिंग, ठीक है। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट दिया है कि एम है कि जो हायर एजुकेशन का है वो हमारा 26.3% है 2018, अब कितना हो जाना चाहिए, 50% होना चाहिए 2035 तक। कैपेसिटी एक्सपेंशन 3.5 करोड़ न्यू सीट ऐड करी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, पर रियलिटी में आपको पता है इसके लिए बिल्डिंग भी चाहिए, यूनिवर्सिटी एवरी वीक फॉर नेक्स्ट डिकेड, तो ये अभी फंडेड प्रॉपर है नहीं, पर ऐसा उसने बोला है। देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मल्टीपल एंट्री एग्जिट, आपको पता है पहले क्या करते, कोई ड्रॉप कर रहा है या नहीं कर रहा था तो वो अपनी पूरी साल खराब कर देता था। अब क्या मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन है हमारे पास, तो डिग्री अगर आपकी सपोज करो डिग्री 3 to 4 ईयर है, तो अगर आपने आफ्टर 1 ईयर किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, देन आपने आफ्टर 2 ईयर किया तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, आफ्टर 3 ईयर आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, आफ्टर 4 ईयर आपको बैचलर विद रिसर्च मिलेगी, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आप अगर किसी भी डिजिटल रिपोजिटरी में अपने एकेडमिक क्रेडिट को रिस्टोर कर सकते हो, देन आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओ तो वो आपके क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। देन इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चरिंग मेयरिंग फेज आउट अफिलिएशन मेजर पीवाईक्यू, एनईपी ने मैंडेट किया सिस्टम को कि जो अफिलिएट कॉलेज हैं विल बी फेज आउट ग्रेजुअली ओवर द 50 ईयर्स, एवरी कॉलेज विल एदर डेवलप, या तो हर कॉलेज का अपना ऑटोनॉमस डिग्री होगा जो ग्रांटिंग करेगा इंस्टीट्यूशन का, या वो यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज कर जाएगा। देन मेरू आया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो ये जो होगा सेटअप वो हमारा किसके बेसिस पे, आईआईटी और आईएम के बेसिस पे, मल्टी डिसिप्लिनरी education across the India. Then phasing out slow, inofficial and the rigid separation between art and science, vocational and academic stream, student can read physics with fashion designing, तो इस चीज को भी phasing out कर दिया। Then है कि अब ये आपको क्या करना है, हायर एजुकेशन जो कमीशन ऑफ इंडिया का बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसमें से पीवाईक्यू ट्रैप हो जाते हैं, तो याद रखना यूजीसी AICT NCT ये सारी अब इसमें इससे रिप्लेस करके अब नया आया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्सेप्शन क्या है कि HIC विल गवर्न ऑल हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल लीगल का नहीं करता, उसके अलावा सारे हायर एजुकेशन को गवर्न करता है, ठीक है। देन 4 वर्टिकल HIC इसके हैं हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया, पहला NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि रेगुलेशन के लिए है, ठीक है। देन NAK नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल जो कि अक्रेडिटेशन के लिए है, जिसने NAC को रिप्लेस करा। देन
HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसलिंग जो कि फंडिंग के लिए है। देन GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल जो कि एकेडमिक स्टैंडर्ड उसके आउटपुट को सेट करने के लिए। मतलब जितना सारा था सब अब इसने मर्ज हो गया। हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया, इससे 4 वर्टिकल बन गए। ठीक है। रिसर्च एंड टीचर एजुकेशन मैंडेटरी कर जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में एक न्यू एपेक्स बॉडी है जो फंड करती है, मेंटोर करती है रिसर्च बेसिस कैपेसिटी को अक्रॉस यूनिवर्सिटी, शिफ्ट करती है कि जस्ट द IIT NI टू स्टेट द यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टीचर एजुकेशन को टारगेट किया है बाय 2030 मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। ठीक है। 4 ईयर हमारा करेगा BEd डिग्री के साथ, तो उसके बाद वो हमारा एलिजिबल होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड स्टैंड ऑन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी फोर्सफुली सेट डाउन। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग ए लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड a short long term mentoring to university teacher. Then language digital push or implementation, language institute setting a Indian Institute of Translation Interpretation, National Institute for Pali पर्सियन एंड प्रकृति। ठीक है। लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये क्या एटोनोमस बॉडी है जो को फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताती है सीखने के लिए, इनहेंस करने के लिए। ठीक है। देन करंट ट्रेंड की बात करूँ UGC पोर्टल की, तो देखो QAT रिवॉल्यूशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है NTA, ये कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया। जो हमारे क्लास 12th मार्क मेरिट लिस्ट थी सिस्टम को एडमिशन के लिए, उसने इसको उठा दिया। इन्होंने एक एग्जाम रखा जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है। देन UGC ई समाधान, ये सेंट्रलाइज सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल है जो लॉन्च करी हमारी UGC ने सारे स्टूडेंट स्टाफ के ग्रीवेंसेस को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। CU ध्यान पोर्टल, ये यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल है फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इट एंड द हिडन करप्ट लोकलाइज हायरिंग जो कर देते ना प्रैक्टिस, तो इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक पोर्टल लेके गए। उत्साह पोर्टल, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी एक्शन इन एजुकेशन, ये UGC ने ट्रैक कर रही है कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रही है NEP 2020 या नहीं कर रही है। देन इंटरनेशनल नेशनल रैंकिंग की बात करूँ तो कौन कौन सी, NIRF जो नेशनल फोकस है वर्किंग स्ट्रिक्टली 5 पैरामीटर। उन्होंने बोला NIRF कौन से पैरामीटर, टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड परसेप्शन, 5 के बेसिस पे। और ये IIT मद्रास, IISc बेंगलोर इसमें सबसे आगे रहते हैं। ग्लोबल रैंक की बात करूँ, क्वेकरेली सिंड्रोम एंड टाइमली हायर एजुकेशन 2 बिगेस्ट ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है। ठीक है। सिस्टमेटिक फ्लो करूँ, इंडिया क्यों पीछे जा रहा है, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी स्कोर टेरिबली इन ग्लोबल रैंक में प्राइमरी बिकॉज 2 पैरामीटर, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। ठीक है। यहाँ पे कम है, हम अट्रैक्ट कम कर पा रहे हैं ग्लोबल लेवल बच्चों को। इंस्टीट्यूशन ऑफ इमेंस क्या होता है, एक गवर्नेंस स्कीम है जो प्रोवाइड करती है मासिव फंडिंग देती है, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देती है टू 10 पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर वो ब्रेक कर दे टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में। ठीक है। अब हम रिवीजन पढ़ेंगे, जितना भी हमने पढ़ा आप सबका रिवीजन करेंगे। देखो तक्षशिला क्या थी, याद रखना, अभी ये पाकिस्तान में चली गई है, ये ओल्डेस्ट है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता था, इसमें चाणक्य पाणिनि यहाँ के स्कॉलर थे। ठीक है। सेकुलर मेडिसिन स्टेट क्राफ्ट है। नालंदा थी जो अभी बिहार में, जो कि धर्मगंजा ने करे थे, 3 बिल्डिंग लाइब्रेरी है धर्मगंजा की, और इन्होंने द्वारपाल एंट्रेंस के बेसिस पे होता था। ये महायान मैंने बताया था जो गॉड में बिलीव करते हैं। देन महायान को मतलब ऐसे भगवान समझते हैं बुद्धिज्म को। वल्लभी जो कि हमारी गुजरात में, और ये जो राइवल है नालंदा की, ग्रेजुएट रिक्रूटेड बाई किंग। ठीक है। जो भी ग्रेजुएट होते थे उन्हें किंग हायर कर लेता था। ये हिनायन है। ठीक है। हिनायन होते हैं जो उसमें बिलीव नहीं करते, जो एज ए टीचर मतलब महान टीचर मानते हैं। ठीक है। लोगों को हाईली प्रिंसिपल मानते हैं, जो एडमिन बिजनेस। विक्रमशिला भागलपुरा में, इसमें 6 गेट होते थे, अवॉर्डेड डिग्री मिलती थी, इसमें पंडित महापंडित होते थे, विजरायन तांत्रिक के बारे में नॉलेज थी। मिथिला हमारा नॉर्थ बिहार में, सलाखा परीक्षा इसमें एग्जाम होता था। होम टू गार्गी मैत्रेयी इसके स्कॉलर हैं, एंड न्याय और तर्क के बारे में इसमें पढ़ाया जाता था स्पेसिफिक। उज्जैन मध्य प्रदेश में, मेजर एशियंट ऑब्जर्वेशन है, ब्रह्मगुप्ता स्टडी हियर है, इसमें एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते थे। प्री डिपेंडेंस की बात करूं
तो 1830 में हमारा चार्टर एक्ट आया था जो 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया था और यहाँ से ही हमारा इंग्लिश ओरिएंटेड डिबेट स्टार्ट हुई थी। देन 1835 में हमारा मैक्रोरी मिलिटाइज ने इंग्लिश को सुपरमेसी करा, डाउनलेट फिल्ट्रेशन थ्योरी करी। 1854 में हमारा बोर्ड डिस्पैच आया, मैग्ना कार्टा कहलाता है, जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी सेटअप हुई। 1880 में हंटर कमीशन आया जो स्ट्रिक्टली फोकस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे था। 1902 में रेगुलर कमीशन आया था जिन्होंने जिसके बेसिस पर हमारा 1904 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो एक्ट आया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट। देन हमारा 97 में सैडलर कमीशन आया था, इन्होंने इंटरमीडिएट 10+2 का सिस्टम दिया था। देन वारदा स्कीम आई थी जो गांधी ने नई तालीम दी थी, ठीक है, मदर टंग को प्रायोरिटी बताया था। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो 1948 में राधाकृष्ण यूजीसी रूरल यूनिवर्सिटी पे फोकस था। देन 1952 में मुदलियार कमीशन आया, प्लीज इसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, ऐड कर लेना, जो फोकस कर रहा था सेकेंडरी एजुकेशन प्रपोज 3 ईयर डिग्री पे। देन 1964 में हमारा कोठारी कमीशन आया जो रिकमेंडेशन 6% जीडीपी एजुकेशन 10+2+3, तो मुदलियार कमीशन को ऐड कर लेना, मैंने इसमें स्किप हो गया है, ठीक है। देन 1968 में हमारा एनपीए आया जो ऑफिशियली हमारे जो कोठारी ने जो कंसेप्ट दिया था इसको फॉर्मूला अडॉप्ट किया। 1986 में दूसरी एनपीए आई, देन इसने जो इग्नू एक्सपेंशन किया ऑटोनोमस कॉलेज को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। देन 1990 में राममूर्ति आई थी, इसने रिव्यू किया था इसका और एजुकेशन कमर्शलाइजेशन को क्रिटिलाइज किया था। देन 2020 में एनईपी आया था जिसने 5+3+3 स्ट्रक्चर दिया था। हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया अम्ब्रेला दिया था, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट बाई 2030 दिया था। देन यूनिवर्सिटी हायरार्की की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी सेंट्रल में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैब्लिश हुई थी, अफिलिएशन पावर है, यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर है। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेशन के एक्ट है, यस, मासिव बर्डन है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन है, और गवर्नर ऑफ स्टेट इसका चांसलर होता है। डीम्ड में यूजीसी एक्ट के अंदर आया था, कोई भी एफिलिएट नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड ट्रस्ट के थ्रू करती है। प्राइवेट भी हमारा स्पॉन्सर्ड ट्रस्ट के थ्रू। देन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी गवर्नेंस इंटरनल पावर की तो आपको पता है सीनेट कोर्ट होता है जो सुप्रीम बॉडी होती है जो बोर्ड पॉलिसी एनुअल बजट को देखती है। सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव हमारा एक्चुअल फंड हायरिंग फायर फैकल्टी देखता है। एकेडमिक काउंसिल हमारा सारे सिलेबस एग्जाम रिसर्च रूट बताएगा। बोर्ड ऑफ स्टडी हमारा स्पेसिफिक करिकुलम किसी सिंगल सब्जेक्ट के लिए ड्राफ्ट करेगा। देन मिसलेनियस सीक्वेंस मेमोरी ऑर्डर याद कर लेना। वैल्यू एजुकेशन सबसे पहले हम रिसीव करते हैं, देन रिस्पॉन्स करते हैं, देन वैल्यू करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, देन करेक्टराइज करते हैं। देन एनएसक्यूपी की बात करूँ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए तो लेवल 1 to 4 हमारा स्कूल सर्टिफिकेट लेवल है, 5 to 7 बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट है, एंड 8 to 10 हमारा मास्टर एंड पीएचडी इक्विवेलेंट है। थैंक यू सो मच। आज अब हमारा यूनिट जो 10 है यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पीवाईक्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।